नमस्कार दोस्तों, रिवाइज चैनल पर आपका स्वागत है। तो इस वीडियो में हम लोग 11 तारीख का 11 अगस्त जो पेपर हुआ था सीजीएल का, सीजीएल 2021 का, उसी का ही शिफ्ट 3 हम लोग डिटेल में सॉल्व करेंगे। इसके पहले हम लोग शिफ्ट 1 और आपका शिफ्ट 2 जो है हम लोग डिटेल में सॉल्व कर चुके हैं। एक एक छोटा से छोटा चीज हम लोग देख चुके हैं, ठीक है। उसी तरह हम लोग इस वीडियो में भी शिफ्ट 3 को सॉल्व करेंगे। तो इससे 11 तारीख का जो 3 शिफ्ट था हम लोगों का कंप्लीट हो जाएगा डिटेल में एकदम। और जितना छोटा छोटा एक्सप्लेनेशन है, जितना रिलेटेड थ्योरीज है, सब मैं यहीं पे ऐड कर दूंगा, सो दैट आप जब क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो पीडीएफ से, आप उसको रिवाइज कर सको। और पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगा। तो स्टार्ट करें क्या? चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है आपका ज्योमेट्री का ट्राइंगल से। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, फॉर्मूला बेस है। देखिए, in triangle LMN the bisectors of angle L and angle N intersect at an angle of 112 degree. What is the measure of angle M? ठीक है। तो देखिए, जियोमेट्री का जो ट्राइंगल है उसके अंदर आपका 4 तरीके का एंगल देखने को मिलता है। तो उन सब का फार्मूला एकदम रटा होना चाहिए। मैं पहले उन सबको रिवाइज करवा देता हूँ, उसके बाद सॉल्व करूंगा। देखिए, पहला जो है दैट इज इन सेंटर। जब एंगल बाइसेक्टर्स जो होता है एक ट्राइंगल का, वो जब मीट करता है तो इन सेंटर बनता है। उसका फॉर्मूला बनता है 90 डिग्री प्लस a/2, 90 डिग्री प्लस a/2। अब इन सेंटर का ऑपोजिट में रहता है एक्स सेंटर। इन सेंटर और एक्स सेंटर दोनों मिला के एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बनाता है, ठीक है। तो इन सेंटर और एक्स सेंटर का जो समेशन होता है दैट इज 180 डिग्री। तो एक्स सेंटर का जो फॉर्मूला होता है दैट इज 90 डिग्री माइनस a/2, ठीक है। इसके बाद आता है सेंट्रॉइड और ग्रेविटी सेंटर। जब मीडियंस को हम लोग मिलाते हैं तब बनता है सेंट्रॉइड या ग्रेविटी सेंटर। इसका एंगल का कोई फॉर्मूला है नहीं। इसके बाद रहता है सर्कम सेंटर, जो आपका साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स रहता है उनको मिला के बनाया जाता है सर्कम सेंटर, जिसका फॉर्मूला बनता है 2 इंटू एंगल ए। उसके बाद रहता है ऑर्थो सेंटर। जब हम लोग ट्राइंगल का जो ऑल्टीट्यूड होता है या परपेंडिकुलर्स होता है उनको जब मिलाता है तब बनता है ऑर्थो सेंटर, जिसका फॉर्मूला होता है 180 डिग्री माइनस ए, ठीक है। देखिए, अगर किसी ने पढ़ के रखा है, उसको अगर कॉन्फ्यूजन है कि मुझे अभी पूरा याद नहीं आ रहा है कि 180 माइनस ए है या 2 इंटू ए है या 90 डिग्री प्लस a/2 है, ठीक है, तब ये काम करेगा। लेकिन अगर किसी बच्चे को ये देख के लग रहा है कि मुझे कुछ भी तो नहीं पता, तो सिर्फ फॉर्मूला रट के कोई फायदा नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ पे बेसिक से बता नहीं रहा हूँ। बेसिक से अगर बताऊंगा तो ज़्यादा टाइम लग जाएगा। और आपको अगर लग रहा है कि मुझे कुछ पता नहीं चल रहा है तो आपको टॉपिक को पढ़ने का ज़रूरत है, ठीक है। आपका बेसिक्स 0 है। तो इस तरह का क्वेश्चंस के लिए एग्जाम में हम लोग ड्राइंग भी नहीं बनाते हैं, ठीक है। बस क्वेश्चन को पढ़ते हैं, फॉर्मूला हम लोग को दिमाग में रहता है और सॉल्व करते हैं। चलिए देखते हैं। देखिए, यहाँ पे बोल दिया गया है बाइसेक्टर का मामला है, मतलब इन सेंटर का कॉन्सेप्ट आएगा। तो 90 डिग्री प्लस a/2, ठीक है। तो 90 डिग्री प्लस आपका a/2, यहाँ पे m/2, ये कितना हो जाएगा? ये है आपका 112 डिग्री। तो अगर 112 से 90 डिग्री माइनस करेंगे तो आ जाएगा कितना ना, 22। तो m का वैल्यू कितना आ जाएगा? 44। तो ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। देखिए, आसान क्वेश्चन है, पूरा फॉर्मूला बेस है, ठीक है। मैंने एक बार आपको रिवाइज करवा दिया सो दैट यहाँ पे ये सब रटा होना चाहिए एकदम, कोई भी कंफ्यूजन आपको माइंड में नहीं रहे, ठीक है। जब साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आएगा तब होगा दुगना, एंगल का दुगना। अब यहाँ पे ए कौन सा है, बी कौन सा है, सी कौन सा है, ये सबको पता रहता है, ठीक है, जो पढ़ा है पहले से। और ऑर्थो सेंटर में क्या होगा? 180 माइनस है। कैसे याद रखेंगे? आप देख सकते हो, ऑर्थो में ओ आ रहा है तो हम लोग यहाँ पे 180 का 0 ले रहे हैं, ठीक है। देखो, बहुत ही सिली लॉजिक है, बस किसी को अगर कॉन्फ्यूजन है तो उसको रटने के लिए हेल्प करेगा। बाकी लॉजिक आपको पूरा क्लियर रहना चाहिए, ठीक है। बेसिक से एक बार आपको जरूर से जरूर पढ़ना है। तो सर्कम सेंटर और ऑर्थो सेंटर दोनों का फॉर्मूला अलग अलग है। इन सेंटर में होता है 90 डिग्री प्लस a/2 और एक सेंटर में होता है 90 डिग्री माइनस a/2। और ये भी याद रखिए, इन सेंटर और एक सेंटर दोनों का समीशन होता है 180 डिग्री, ठीक है। आप अगर इसको ऐड करेंगे तो 180 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन है आपका टाइम एंड वर्क से। क्या बोला जा रहा है? ए कैन फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन 48 डेज एंड बी कैन फिनिश इट इन 60 डेज। दे वर्क टुगेदर फॉर 12 डेज। अच्छा,
टाइम एंड वर्क का या पाइप एंड सिस्टम का जब क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन को अगर जल्दी करना है तो जल्दी जल्दी एलसीएम फाइंड करना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे दिया गया है ए 48 दिनों में करता है और बी आपका 60 दिनों में करता है, ठीक है। अब एलसीएम फाइंड करना है, ऐसे तो हम लोग कर ही सकते हैं मैनुअली, ठीक है। लेकिन जिनका प्रैक्टिस अच्छा है उनको पता रहता है कि 60 के टेबल में एक नंबर आएगा जो 48 से भी डिविजिबल होगा, वो होगा आपका एलसीएम। तो 60 इंटू 1 60, 60 दुगुना 120, 63 180, 64 240। अब 240 जो है 48 से भी डिविजिबल है, 60 से भी डिविजिबल है, तो एलसीएम हो जाएगा आपका 240। 48 से 5 से जाएगा, क्योंकि 40 से जाएगा तो 200 और 8 से जाएगा तो 40, 240 और 60 से जाएगा तो 4, तो यहाँ आ जाएगा 9। अच्छा, दोनों मिलके 12 दिनों तक काम करता है, तो 12 दिनों में कितना काम करेगा, हम 12 इंटू 9 108 काम कर लेगा। एंड देन ए गोज अवे, उसके बाद क्या होता है, ये भाग जाता है, तो कितना काम बाकी रह गया, बाकी रहेगा आपको यहाँ पे 32 और यहाँ पे 1, 240 से माइनस कर रहे 108 को। अच्छा, इन हाउ मच टाइम, डे एंड आवर में फाइंड करना है, विल बी फिनिश द 25% ऑफ द रिमेनिंग वर्क, 25% ऑफ द रिमेनिंग वर्क, सीधा पता चलाना चाहिए 25% मतलब 1/4। तो इसको अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो काम का जो अमाउंट निकल के आएगा कितना आएगा ना, 4 3 12, 4 3 12, तो 33 आ गया, ठीक है। अब जो है बी एक दिन में 4 कम करता है, तो 33 कम करने में इसको 4 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो 8 दिन तो लग जाएगा, ये तो हमको दिख रहा है 8 दिन और 1/4 इतना घंटा, तो 8 दिन 1/4 घंटा, सॉरी 1/4, ये तो डे आएगा, 1/4 डे आएगा। अब 1/4 डे को अगर घंटे में हम लोग कन्वर्ट करेंगे तो एक दिन का 24 घंटा, तो 4 से डिवाइड करेंगे तो 6 घंटा, तो 8 डेज 6 आवर्स हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। क्वेश्चन है आपका एवरेज का। क्वेश्चन में बोला जा रहा है द एवरेज ऑफ 52 71 43 22 ए एंड बी, कितना नंबर है, 1 2 3 4 5 6, तो 55 इंटू 6 हो जाएगा इनका समेशन। एंड द एवरेज ऑफ 42 45 49 51 42 सी एंड डी इज 53, कितना नंबर है यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7, तो 53 इंटू 7 हो जाएगा इनका समेशन। व्हाट इज द एवरेज ऑफ ए बी सी एंड डी। क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, बस कैलकुलेशन करना है आपको। पहले वाले से आपको a प्लस बी का वैल्यू मिल जाएगा, दूसरे वाले से आपको c प्लस डी का वैल्यू मिल जाएगा, तो वहां से आप एवरेज ऑफ ए बी सी डी फाइंड कर सकते हो। क्लियर है। देखिए पहले वाले में 55 इंटू 6 कैसे करेंगे, 50 से अगर करेंगे तो 300, 5 से करेंगे तो 30, तो 330 हो जाएगा इन सब का समेशन। a प्लस बी तो आ ही जाएगा। उसके बाद देखिए आगे का कैलकुलेशन कैसे करेंगे, इन सबको ऐड करना है, हम लोग लिखेंगे नहीं, अलग से माइंड में कर लेंगे। 5 7 120, 120 और 40 160, 160 और 20 180, ठीक है, तो 180 लिख दीजिए। प्लस देखिए आपका क्या आ रहा है, 2 1 3 3 3 6 6 2 8, तो प्लस हो जाएगा आपका 8, तो ये कितना आ रहा है, ए प्लस बी का वैल्यू, ए प्लस बी का वैल्यू आ जाएगा आपका 330 माइनस 188, ठीक है। अब देखिए कैसे करेंगे कैलकुलेशन को, 188 से अगर 12 जाएंगे तो 200 आ जाएगा, ठीक है, और 200 से आगे अगर 130 जाएंगे तो 330 आ जाएगा, तो 130 और 12 142। आगे का देखिए 53 इंटू 7, तो 350 आ रहा है, 50 से करेंगे और 3 से करेंगे तो 21, तो 371 आ जाएगा इधर। दैट विल बी इक्वल टू सी प्लस डी तो आएगा ही, प्लस इन सबको आपको समीशन करना है। कैसे करेंगे देखिए हम लोग बचपन से क्या करते हैं कि सबको लिखते हैं फिर ऐड करते हैं, ऐसे हम लोग नहीं करेंगे। आपको थोड़ा सा एडवांस होना पड़ेगा, कॉम्पिटेटिव एग्जाम है, आपको टाइम बचाना पड़ेगा, ठीक है। देखिए कैसे करेंगे, 40 3 बार है तो 120 बोल सकते हैं, 120 उसके बाद 50 170 170 और 40 210 लिख लेंगे। प्लस आगे का देखिए 2 5 7 7 9 16 16 1 17 17 2 19, तो 210 प्लस 19, तो ये कितना आ जाएगा, सी प्लस डी दैट विल बी 371 माइनस आपका 229, ठीक है। अब देखिए ऐसे तो हम लोग कर ही सकते हैं, 9 2 11 2 3 चला गया, 3 आएगा तो 4 आएगा, 1 आएगा, 142 आ रहा है, ठीक है। लेकिन हम लोग कैसे करेंगे उसको समझिए। 371 से अगर 200 जाएगा, 371
से अगर सिर्फ 200 जाएगा तो कितना आएगा आपका, निकल के आएगा 171। 171 से अगर 20 जाएगा तो कितना आएगा 151, और 151 से अगर 9 जाएगा तो कितना आएगा आपका 142। देखिए ये कुछ अलग मेथड है, अलग मेथड नहीं, बस उसी तरह से हम लोग करते हैं, थोड़ा सा हम लोग आगे सोचते हैं, ठीक है। अगर इस तरह से प्रैक्टिस करोगे ना तो थोड़े टाइम बाद आप देखोगे आपका स्पीड बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि जो बचपन से सीखते आ रहे हो वो थोड़ा सा मतलब बचपन से कर रहे हो तो ठीक है, स्पीड तो रहेगा ही, लेकिन इसमें और भी जल्दी होगा, ठीक है। आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करके देखिए, जल्दी होगा। अब एक चीज देखिए, a प्लस बी और c प्लस डी दोनों का वैल्यू ही है 142 करके, ठीक है। तो 142 प्लस 142/4 भी हम लोग कर सकते हैं, और a प्लस बी और c प्लस डी का वैल्यू सेम है, तो हम लोग अगर 2 से भी डिवाइड करेंगे तो एवरेज हम लोग आ जाएगा। तो 140/2 71 हो जाएगा आपका आंसर। क्वेश्चन है आपका नंबर सिस्टम से। नंबर सिस्टम से पिछले 2 साल से CGL 2020 CGL 2021 इसी फॉर्मेट में क्वेश्चन को पूछा जा रहा है। क्वेश्चन आसान तो मैं नहीं बोलूँगा, क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो मेथड है वो आपको पूरा क्लियर रहना चाहिए, लॉजिक हर एक लॉजिक जो है क्लियर रहना चाहिए, तभी क्वेश्चन जल्दी बनेगा। क्वेश्चन को हम लोग डिटेल में सॉल्व करेंगे, देखते हैं। देखिए क्वेश्चन में बोला जा रहा है इफ द 7 डिजिट नंबर, जो नंबर दिया गया है, इज डिविजिबल बाई 56। 56 अगर बोल दिया गया है मतलब क्या ना, इसको अगर 2 प्राइम में मतलब 2 को प्राइम में अगर हम लोग तोड़ेंगे, प्राइम तो नहीं को प्राइम में, तो आ जाएगा आपका 7 और 8। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x² प्लस y फॉर द लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ y वेयर x एंड y आर नेचुरल नंबर्स। अच्छा, y का जो वैल्यू है वो लार्जेस्ट होना चाहिए और x² प्लस y का वैल्यू हम लोग को फाइंड करना है। ध्यान से देखिए कैसे हम लोग x एंड y का वैल्यू फाइंड करेंगे। नंबर जो दिया गया है x है, 8 है, 9 है, 4 है, 2 है, y है, 4 है, ठीक है। अब देखिए एक चीज समझिए, हम लोगों को 7 का जो डिविजिबिलिटी रूल है और 8 का जो डिविजिबिलिटी रूल है दोनों को ही काम में लेना पड़ेगा। पहले हम लोग 8 का लेंगे, y का वैल्यू फाइंड करेंगे, उसके बाद 7 का लेंगे, x का वैल्यू फाइंड करेंगे, ठीक है। धीरे धीरे करेंगे, फॉलो कीजिए, स्टेप्स को अच्छे से फॉलो कीजिए। देखिए हम लोग जानते हैं 8 क्या होता है, 8 होता है 2 का क्यूब। तो 2 का क्यूब होता है, इसलिए हम लोग किसी भी नंबर 8 से डिविजिबल है या नहीं, इसके लिए हम लोग उस नंबर का लास्ट का 3 डिजिट के ऊपर 8 का डिविजिबिलिटी चेक करते हैं। अगर लास्ट का 3 डिजिट 8 से डिविजिबल हुआ मतलब नंबर जो है 8 से डिविजिबल है, ठीक है। लेकिन इसके आगे और एक लेवल का ट्विस्ट है जहां पे हम लोग और भी शॉर्ट में कर सकते हैं, ध्यान से समझिए। ऐसे तो हम लोग को इसी नंबर के लिए देखना चाहिए बस 2y4, ठीक है, ये देखना चाहिए 8 से डिविजिबल है क्या नहीं वो चेक करने के लिए। अब एक चीज देखिए 2y4। अब और एक चीज जो होता है, जो एडवांस वाला मैंने बताया कि नंबर जो है 8 से डिविजिबल है या नहीं, इसके लिए आप लास्ट से जो तीसरा वाला उस नंबर को देखो, मतलब जो 100 प्लेस में है, ठीक है, उस नंबर को देखो। मतलब यहाँ पे मैं इस नंबर का बात कर रहा हूं, अगर ये इवन हुआ, अगर ये इवन हुआ, ठीक है, तो आप लास्ट के 2 नंबर पे चेक कर सकते हो। क्लियर है बात। अगर ये ऑड हुआ तब आपको क्या करना पड़ेगा, लास्ट का जो 2 नंबर है उसमें आपको 4 ऐड करना पड़ेगा, फिर डिविजिबिलिटी रूल आप चेक करो। क्लियर हुआ रूल। मैं और एक बार बता दे रहा हूं, ऐसे तो हम लोग लास्ट का 3 नंबर के लिए देखते हैं, लेकिन उससे भी आगे एक जो शॉर्टकट होता है उसमें क्या होता है ना, लास्ट का 3 नंबर में जो 100 प्लेस में है, अगर वो इवन है अगर वो ऑड है तो दोनों केस आता है। अगर वो इवन है तो कोई टेंशन नहीं, आप उस नंबर को छोड़ दो, आप लास्ट का 2 नंबर पे देख लो जो यहाँ पे y4 है। अगर वो ऑड रहा तो हम लोग को क्या करना है ना, लास्ट का जो 2 नंबर है उसमें 4 ऐड करना है, ठीक है। 4 ऐड करने के बाद जो नंबर आएगा उसके ऊपर आपको 8 का डिविजिबिलिटी रूल चेक करना है, ठीक है। देखिए मैंने बहुत कुछ बोला है, आप बस एक बार सीख लो, बहुत जल्दी जल्दी आप चेक कर पाओगे डिविजिबिलिटी, ठीक है। अच्छा यहाँ पे 2 है तो हम लोग को टेंशन लेने का बात नहीं है, हम लोग y और 4 इसके ऊपर चेक करेंगे डिविजिबिलिटी रूल। मतलब y और 4, y की जगह ऐसा एक वैल्यू होना चाहिए जो 8 से सीधा डिविजिबल हो, ठीक है। अब देखिए y का मैक्सिमम वैल्यू होना चाहिए, क्लियर है बात। अब y का अगर मैक्सिमम वैल्यू होगा तो हम लोग 10 से चेक करेंगे, 8 10 80, 8 9 72 और 8 8 64, 8 8
64। तो आप देख रहे हो y का वैल्यू हो जाएगा जो दैट विल बी 6। लॉजिक आपको पूरा क्लियर रहना चाहिए, ठीक है, क्योंकि 72 80 जो है उसमें लास्ट में 4 नहीं आ रहा है और नंबर होना चाहिए y का जो वैल्यू होना चाहिए ग्रेटेस्ट। अच्छा, तो y का वैल्यू जो है हम लोग को मिल गया, दैट इज आपका 6। अच्छा, अब हम लोग 7 का चेक करेंगे, ठीक है। देखिए 7 का कैसे चेक करना होता है ना, हम लोग जानते हैं जो 1001 जो होता है दैट इज द मल्टीप्लीकेशन ऑफ 7 इंटू 11 इंटू 13। तो 1001 का जो डिविजिबिलिटी मतलब चेक करने का जो रूल है वही रूल हम लोग अप्लाई कर सकते हैं 7 के लिए भी, 11 के लिए भी, 13 के लिए भी, ठीक है। ऐसे तो 11 के लिए आपको पता होगा ऑल्टरनेट प्लेसेस का साम करके हम लोग डिफरेंस फाइंड करते हैं। अगर 11 से डिविजिबल हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो नहीं होगा, क्लियर है बात। लेकिन यहाँ पे ऐसा भी होता है 1001 जो है इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन है। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैं बोलने जा रहा हूँ। देखिए तो 1001 का जो डिविजिबिलिटी रूल है उसको हम लोग 7, 11 और 13 इन तीनों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, उसमें होता क्या है, जैसे मान लीजिए कोई भी एक नंबर है 15,600, ठीक है। तो ऐसा जब नंबर आएगा उसको हम लोग 2 पार्ट में तोड़ेंगे, लास्ट से नंबर का लास्ट से 3 नंबर करके हम लोग तोड़ते हैं, ठीक है। ये जो डिविजिबिलिटी रूल मैं बता रहा हूँ ये 1001 के लिए भी है, 7, 11, 13 तीनों के लिए भी है, ठीक है। तो पहली बात हम लोग क्या करना है ना, जो लास्ट से जो यूनिट प्लेस है वहां से लेकर 3 डिजिट छोड़ के, मतलब लास्ट से 3 डिजिट आपको छोड़ना है और उसको डिवाइड कर लेना है, पार्ट कर लेना है। अब क्या करना है ना, अब आपको 600 में से 15 माइनस करना है, कितना आएगा, ये आ जाएगा आपका 585। अच्छा, अब आपको चेक करना है ये जो नंबर आया ये 7 से डिविजिबल हुआ या नहीं हुआ। समझ में आया बात, क्लियर है क्या। जैसे अगर ऐसा आया नंबर, अगर ऐसा रहा मान लीजिए 515 और इधर आ गया आपका मान लीजिए 600, ठीक है। सॉरी मैं लिख दूं, नंबर जो है आपका 515 और है 600। आपको क्या करना है, राइट से आपको भाग करना है। अब क्या करना है, 600 में से 515 ये मतलब डिफरेंस फाइंड करना है, ठीक है। अगर ये डिफरेंस 7, 11 या 13 से डिविजिबल हुआ तब आप समझ जाओ कि मतलब अब इंडिविजुअली चेक करोगे, 7 से हुआ तो ठीक है, 11 से हुआ तो ठीक है, 13 से हुआ तो ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए जो नंबर हम लोग को दिया गया है इसमें आपका 1 2 3 4 5 6 7 डिजिट है। तो 7 डिजिट अगर होगा कैसे हम लोग करेंगे, 3 करके पार्ट करेंगे, लास्ट से लेकर 3 करके पार्ट, ठीक है। तो 2 पार्ट में हम लोग डिवाइड कर दिए, क्लियर है बात। आगे देखिए क्या करना है, 264 आ गया यहाँ पे, तो यहाँ पे तो होगा प्लस, यहाँ पे होगा माइनस, यहाँ पे होगा प्लस, क्लियर है बात। अच्छा, तो 264 हो गया माइनस 894। अच्छा, अब यहाँ पे देख पा रहे हो 264 से अगर 894 को माइनस करेंगे तो माइनस में वैल्यू आएगा, ठीक है। तो माइनस प्लस का कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, आप ऑल्टरनेट भी ले सकते हो। आप एक काम करो, आप इसको माइनस ले लो, इसको प्लस ले लो, इसको माइनस ले लो। देखो चीज़ों में ये जो क्वेश्चन के लिए मैं जो बता रहा हूँ बहुत गहरा है, ठीक है, बहुत कुछ मैं बता रहा हूँ, लेकिन आप अगर इसको एक बार अच्छे से समझ जाओगे, आपको अगर लेयर बाय लेयर आपका दिमाग में बैठ जाएगा ना, उसके बाद से दिमाग आपका ऑटोमेटिकली काम करेगा। पहली बार थोड़ा सा आपको कष्ट होगा। अच्छा, तो हम लोग ये भी कर सकते हैं, इसको माइनस ले सकते हैं, इसको प्लस ले सकते हैं, ठीक है। तो ये कितना आ रहा है ना, 894 माइनस 264, ठीक है। तो ऐसे लिखते हैं हम लोग 894 माइनस 264, ये आ रहा है आपका 0 3 और आपका आ रहा है 630, ठीक है। अब इसमें क्या करना है आपको, एक सबको माइनस करना है, ठीक है। तो माइनस एक्स, क्योंकि आप देख पा रहे हो पहले आपका माइनस है, फिर प्लस है, फिर माइनस है। आप अगर ऐसे लोगे प्लस माइनस प्लस, तो अब माइनस अगर आ रहा है आपका नेट कैलकुलेशन में तो आप उसको अवॉइड भी कर सकते हो। आपको बस चेक करना है डिविजिबल 7 से होगा या नहीं होगा, ठीक है। हम लोगों को x का वैल्यू ऐसा लेना है जैसे 630 से माइनस करने के बाद वो 7 से डिविजिबल हो, ठीक है। अच्छा, अब आप एक चीज ध्यान से देखो, x का वैल्यू 600, पहली बात 630 जो है ये खुद 7 से डिविजिबल है, क्योंकि 7 9 63,
तो ये अगर खुद 7 से डिविजिबल है तो x का वैल्यू अगर हम लोग 0 लेंगे तो हो सकता तो 630 ही आएगा, तो वो भी 7 से डिविजिबल होगा। लेकिन x का वैल्यू क्या हम लोग 0 ले सकते हैं? x तो एकदम पहले है, किसी भी नंबर का पहला डिजिट अगर 0 कर देंगे तो ये 7 मतलब 7 डिजिट के बदले 6 डिजिट रह जाएगा, ठीक है, तो उसका कोई मतलब नहीं है। तो x का वैल्यू हम लोग 0 नहीं ले सकते, 0 नहीं ले सकते। लेकिन आप एक चीज देखिए, 7 के टेबल में गैप कैसे होता है? 7 का होता है 7, 14, 21। तो फिर से अगर 7 हम लोग माइनस करेंगे, 7 अगर माइनस करेंगे तो जो नंबर आएगा ऑब्वियसली वो 7 से डिविजिबल होगा। कितना आ रहा है आपका? देखिए नंबर आ रहा है आपका 623, ठीक है। आप चेक कीजिए, ये 7 से डिविजिबल हो जाएगा। 7 8 56, तो 6 आएगा, 7 9 63। क्लियर है बात? तो मैंने कैसा लॉजिक लगा ये पूरा क्लियर रहना चाहिए। तो इसी तरह हम बोल सकते हैं कि x का वैल्यू जो होगा दैट विल बी 7। तो x का है 7 और y का पहले हम लोग फाइंड कर चुके हैं, दैट इज 6। तो x स्क्वायर प्लस y, तो 7 स्क्वायर 49 प्लस आपका 6, तो 55 हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। देखिए मैंने आपको बहुत ही डिटेल में समझाया। 8 के लिए जो डिविजिबिलिटी रूल है उसका भी एक एडवांस वाला बात मैंने बताया, जो आपको बहुत जगह पे आपको उसको मदद मिलेगा, ठीक है। और 7 से जो डिवाइड करना है, या 11 हो या 13 हो, ये वाला जो मेथड है ये बहुत जगह काम आएगा आपका। आपको 3 करके डिवाइड कर लेना है, नंबर का लास्ट से आपको डिवाइड कर लेना है। डिवाइड करने के बाद ऑल्टरनेटली प्लस माइनस करना है और देखना है नेट रिजल्ट जो आ रहा है वो 7 से डिविजिबल हो रहा है या 11 से डिविजिबल हो रहा है या 13 से डिविजिबल हो रहा है, ठीक है। तीनों के लिए सेम ही मेथड है। हालांकि 7 का 13 का तो अलग मेथड भी है और 11 का भी अलग मेथड है, लेकिन ये भी चलता है, बहुत जगह आपको हेल्प करेगा। चलिए क्वेश्चन है आपका 3D मेंस्ट्रुएशन का। 3D मेंस्ट्रुएशन का जो टॉपिक है फर्स्ट टर्म, वहां से इस क्वेश्चन को उठाया गया है। रिसेंटली कुछ ईयर में फर्स्ट टर्म से क्वेश्चन आ रहा है और फर्स्ट टर्म का बहुत सारा वैरायटी भी होता है, लेकिन स्पेशली जो कौन का फर्स्ट टर्म है उसी से क्वेश्चन को बार बार पूछा जा रहा है और इसी का फॉर्मूला आपको पूरा रटा होना चाहिए, क्योंकि यही बार बार आ रहा है एग्जाम में। ये क्वेश्चन जो है इस तरह अगर फर्स्ट टर्म के ऊपर आएगा, कौन का जो फर्स्ट टर्म है, तो क्वेश्चन थोड़ा सा कैलकुलेटिव भी बनेगा और आपको फॉर्मूला भी थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है वो याद रहना चाहिए, क्योंकि अगर फॉर्मूला रटा नहीं रहा तो क्वेश्चन आप नहीं कर पाओगे। इस तरह भी कॉन्सेप्ट आप लगा लो। क्वेश्चन को देखते हैं। A 35 centimeter high bucket in the form of a frustum full of water। बकेट है, बकेट आप समझ पा रहे हो, कोन को काट के हम लोग जो फ्रस्टम बनता है वो बकेट शेप का होता है। रेडियाई ऑफ इट्स लोअर एंड अपर एंड्स 12 एंड 18 दिया गया है रेस्पेक्टिवली। इफ वाटर फ्रॉम दिस बकेट इज पोर्ड इन द सिलिंड्रिकल ड्रम हुज बेस रेडियस इज 20 सेंटीमीटर, देन व्हाट विल बी द हाइट ऑफ वाटर इन द ड्रम। ओके, तो क्वेश्चन तो बहुत ही सिंपल है, बस फर्स्ट टर्म है बकेट शेप का जिसके अंदर पानी है और उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, एक सिलिंड्रिकल जो ड्रम है उसके अंदर उसको ढल दे रहे हैं, ठीक है, पोर कर दे रहे हैं। तो अगर पोर करेंगे तो बोला जा रहा है कि रेडियस उसका दिया गया है, तो कितना हाइट तक पानी ऊपर आएगा, ठीक है। तो मामला तो आपको पूरा क्लियर है, मामला है पूरा वॉल्यूम का। तो दोनों का वॉल्यूम अगर हमको पता होगा, फॉर्मूला अगर क्लियरली पता रहेगा तो आराम से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा, अब वॉल्यूम सिलिंड्रिकल का जो वॉल्यूम है वो तो हम लोग को पता है पाई आर स्क्वायर एच, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो फर्स्ट टर्म का वॉल्यूम है, कौन का जो फर्स्ट टर्म है, वो आपको अच्छे से पता रहना चाहिए। सिर्फ वॉल्यूम का नहीं, उसका कार्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम, इन तीनों का पता रहना चाहिए, क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन लगातार पूछा जा रहा है। अगर फॉर्मूला याद नहीं रहेगा तो कभी भी आप इस क्वेश्चन को आप नहीं कर पाओगे, ठीक है। पहले हम लोग फॉर्मूलास को डिस्कस कर लेंगे और कैसे याद रखना है वो भी देखेंगे। देखिए यहाँ पे फॉर्मूला जो है मैंने लिख दिया है, ठीक है। पहले हम लोग समझ लेते हैं कैसे इसको रटेंगे, ठीक है। रटना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कैसे इसको रटेंगे वो हम लोग को समझना है। एक बात समझिए, कोन को कट के इस फर्स्ट टर्म को बनाया गया है, तो कोन के कट के अगर बनाया गया है तो कोन का फॉर्मूला हम लोग को मदद करेगा इसको रटने के लिए। अच्छा देखिए, पहली बात, कोन के लिए जो एल का फॉर्मूला होता है दैट इज √8² प्लस r², तो उसी का एडवांस वर्जन हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। h² तो आ गया, जो हाइट है उसका स्क्वायर तो आ गया, लेकिन r का स्क्वायर आएगा तो कैसे लेंगे हम लोग, डिफरेंस के फॉर्म में लेंगे, r माइनस r का होल स्क्वायर, ठीक है। ऐसे आप देख सकते हो, यहाँ से अगर एक सीधा लाइन खींचेंगे तो इसका जो वैल्यू आएगा दैट विल बी r माइनस r,
तो ये वाला जो राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म होगा, ठीक है, तो यहाँ से आप लगा सकते हो एल का जो वैल्यू होगा दैट विल बी आपका एच स्क्वायर प्लस आर माइनस आर का होल स्क्वायर। आप अगर कोण का फॉर्मूला से रिलेटेड करके इसको याद रखोगे तो आपका कॉन्फ्यूजन नहीं रहेगा, ठीक है। कोण के लिए जो कार्व सरफेस एरिया है, जो कार्व एरिया है उसका सरफेस एरिया कितना होता है ना, वो होता है आपका पाई आर एल। तो यहाँ पे उसका ही एडवांस वर्जन है। कैसे होगा, आर की जगह क्या पुट किया है हम लोग, आर प्लस आर, ठीक है। ऊपर भी एक आर है, नीचे भी एक आर है, तो पाई आर एल की जगह हम लोग लिखे हैं पाई आर प्लस आर इंटू एल। कोण के लिए जो टोटल सरफेस एरिया होता है वो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर एल। तो अगर पाई को हम लोग कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर प्लस आपका आर एल। क्लियर है बात, ध्यान दीजिए, हर एक पॉइंट पे ध्यान दीजिए। अच्छा, यहाँ पे देखिए जो फर्स्ट टर्म का फॉर्मूला है पाई स्मॉल आर स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्क्वायर प्लस आर एल प्लस आर एल। यहाँ पे आर एल है तो आर एल तो आपको लेना ही है, दोनों आर है तो दोनों के लिए अलग अलग लेंगे। क्लियर है बात। अच्छा, और आर्स का स्क्वायर है यहाँ पे, तो एक तो छोटा वाला आर आ जाएगा, एक बड़ा वाला आर आ जाएगा, तो आर स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्क्वायर प्लस आर एल प्लस आर एल। क्लियर है बात। वॉल्यूम कोण के लिए क्या होता है ना, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। हम लोग जानते हैं क्या ना, जब आपका कोई भी ऐसा शेप है जिसका ऊपर में सब जाके एक जगह मीट कर रहा है, एक पॉइंट पे मीट कर रहा है, उसके केस में वॉल्यूम में साइड में 1/3 आता है, ठीक है। अब इसका ही एडवांस वर्जन हम लोग यहाँ पे देखेंगे, क्या देखेंगे, देखिए 1/3 पाई आर एच, ये तो आ ही जाएगा। आर स्क्वायर का हम लोग को चेंज करना है, आर स्क्वायर कैसे चेंज करेंगे ना, दोनों आर है कैपिटल आर स्मॉल आर, तो दोनों का स्क्वायर हम लोग लिख देंगे और दोनों आर को मल्टीप्लाई करके हम लोग लिख देंगे। क्लियर है बात। तो ये फॉर्मूला आपका पूरा रटा होना चाहिए, तभी क्वेश्चन में आपको मदद मिलेगा। अब हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए जो फर्स्ट टर्म का है उसमें क्या आएगा, 1/3 तो आएगा, पाई आएगा। अच्छा, अब आर स्क्वायर दोनों आर है, ठीक है, दोनों का ही स्क्वायर आएगा। तो पहले आएगा क्या, 12 का स्क्वायर 144, उसके बाद आएगा 18 का स्क्वायर दैट इज 324। आपको जो बार बार बोला जाता है कि 1 से लेकर 50 तक स्क्वायर सीधा याद होना चाहिए, तो उसका जो यूटिलिटी है, उसका जो काम है यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अच्छा, इसके बाद क्या करना है ना, आर को मल्टीप्लाई करना है, तो 12 × 18 करना है, ठीक है। तो 12 × 18 कैसे करेंगे, ध्यान दीजिए, 18 और इधर 10 अगर पकड़ेंगे तो 180 आ जाएगा, 180 के साथ 36 ऐड होगा तो 216 हो जाएगा। अच्छा, और हाइट कितना है 35। इधर सिलेंड्रिकल के लिए पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई आ गया, आर स्क्वायर मतलब 400 हो जाएगा। अच्छा, एच है। अच्छा, अब एच का वैल्यू हम लोग को फाइंड करना है, ठीक है। पाई तो कट जाएगा, इसको हम लोग नहीं भी लिख सकते, मैंने समझाने के लिए लिख दिया। अब देखिए एच के वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, एच दैट विल बी इक्वल टू, आपका ऊपर आएगा 35, इसको ऐड करना है, नीचे आएगा आपका 1200, ठीक है। इसको ऐड कैसे करेंगे, ध्यान दीजिएगा, 200 300 100 500 600 हो गया, ठीक है। तो 600 को साइड में लिख लेंगे और इधर क्या, आप देखिए 40 20 और 10 तो 60 और 70 हो गया, और इधर क्या आ रहा है 4 4 और 6 तो 10 14 तो 684 आ गया, आप देख सकते हो 684। क्लियर है बात। अभी तक कुछ कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। मैंने कैलकुलेशन का हर एक छोटा से छोटा स्टेप आपको बताया। देखिए आंसर जो है आपका पॉइंट पे है, तो पॉइंट पे है मतलब हम लोग को पूरा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, ठीक है। देखते हैं क्या कर सकते हैं। पहले हम लोग एक काम करते हैं, 4 से काट देते हैं, तो 4 300 आ गया, इधर 17 4 68 और 1। अच्छा, अब 5 से जा सकते हैं, 5 7 35 और इधर आपका 60, ठीक है। अब आपको थोड़ा सा आगे जाना पड़ेगा। देखिए 7 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे 7 और 17 7 119 और नीचे आ गया 60। तो देखिए एक चीज, अगर 60 से डिवाइड करेंगे तो 60 दूनी 120, तो 2 से तो नहीं जाएगा, तो 1 से ही जाएगा, और कितना रहेगा 597 रहेगा। 597 मतलब 60 × 8 480 और उसके बाद अगर 60 × 9 करेंगे तो 540, तो 9 से जाएगा।
तो 19.95 हो जाएगा आपका आंसर, क्योंकि 9 जो आ रहा है एक ही ऑप्शन में आ रहा है, ठीक है, बाकी सब में 8 है, 6 है और यहाँ तो 20 है, ठीक है, तो 19.95 हो जाएगा आपका आंसर। देखिए अगर फर्स्ट टर्म के ऊपर कौन का जो फर्स्ट टर्म है उसके ऊपर अगर क्वेश्चन आ रहा है तो सिंपल बात है, पहली बात आपको फॉर्मूला पर रटा होना चाहिए। फॉर्मूला अगर रटा होगा तभी आप क्वेश्चन को उसी माहौल में कर पाएंगे, उतना कम टाइम के अंदर आपको सोचना भी नहीं पड़े फॉर्मूला के लिए, ऐसा वाला बात। अच्छा ये गया। दूसरा बात जो है आपको कैलकुलेशन भी फास्ट करना है, क्योंकि मेंसुरेशन में अगर आंसर आपका पॉइंट पे दिया रहा तब आप कोई भी ट्रिक्स तुक्का नहीं लगा सकते हो, कैलकुलेटिव तुक्का भी नहीं चलेगा, ठीक है, तब लगाना मुश्किल है थोड़ा सा, ठीक है। तो जब पॉइंट में आंसर दिया जा रहा है, मतलब दिया रहेगा, आपको पूरा कैलकुलेट करना पड़ेगा। क्वेश्चन है आपका डीआई का पाई चार्ट से। डीआई के क्वेश्चन में मैंने पहले ही बोला है, डायरेक्ट क्वेश्चन को पढ़िए। व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज, ओके, इंक्रीज और डिक्रीज दिया गया है इन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ इंजीनियरिंग इन 2020 एज कंपेयर टू 2019। तो 2019 में इंजीनियरिंग में है 13%, 2020 में है 12%। तो अगर दोनों ही ईयर में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का जो नंबर है वो अगर सेम ही रहता तो हम लोग सीधा बोल सकते थे कि 19 के कंपेरिजन में आपका 20 बोल दिया गया है, तो एक घट रहा है 1/13 इंटू 100 हो जाता आपका आंसर, ठीक है। अच्छा लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बोल दिया गया है द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स was 2000 and 2400 in 2019 and 2020 रेस्पेक्टिवली। अच्छा देखिए जल्दी जल्दी कैलकुलेशन करेंगे। 2019 में जो है 2000 है, 13%, अगर नीचे 100 है तो 20 ऐसे ही कट जाएगा, तो आ जाएगा आपका 260। अच्छा यह हो गया 2019, और कंपेयर टू 2019 बोला गया है तो 2019 का ये वैल्यू नीचे रहेगा। अच्छा ऊपर में रहेगा 2400 का 12%, तो 100 से 20 ऐसे ही कट जाएगा। 24 इंटू 12, 24 इंटू 12 अगर आएगा तो ध्यान दीजिए 12 इंटू 20 करेंगे 240, 240 और 12 इंटू 4 करेंगे तो 48, तो 240 और 48 288। कितना ज़्यादा है ना, 28 ज़्यादा है, 260 में ज़्यादा है इंटू 100। अच्छा अगर 2 से काटेंगे तो 13 और इधर 14, तो कितना आ रहा है 140 और इधर आ रहा है 13। आप एक बात ध्यान दीजिए, जब आप कैलकुलेशन कर रहे हो, मान लो कोई भी क्वेश्चन है ज़्यादा कैलकुलेटिव है, तो कैलकुलेशन ऐसा मत करो कि आंख बंद करके आप कैलकुलेशन करते ही जा रहे हो, ठीक है। आपको कैलकुलेशन करते करते थोड़ा सा ऑप्शन की तरफ ध्यान देना है। ये जो सेंसेस है कि मुझे ऐसा करना है, ये आप अगर घर में हैबिट करोगे तभी आपका एग्जाम हॉल में होगा, ठीक है। ये उतना आसान बात नहीं है, क्योंकि आपका फोकस पूरा रहता है कैलकुलेशन में। आप चाहते हो इसको लास्ट तक करेंगे, एकदम पॉइंट तक मतलब 10वीं के बाद 3-4 डिजिट तक लेकर जाके छोड़ेंगे, ऐसा आपको नहीं करना है, ठीक है। आपको थोड़ा सा करना है, थोड़ा सा ऑप्शंस की तरफ देखना है। जैसे इतना तक मैंने आया, अभी अगर आप ऑप्शंस की तरफ देखोगे तो देखो आप ऑप्शंस में ए, सी और डी ये तीनों ऐसा ऑप्शन है जिसमें 10 है, 10 पॉइंट समथिंग, और बी ऐसा ऑप्शन है जिसमें 11 है, ठीक है। तो पहले हम लोग ये डिसाइड कर ले कि 10 आया या 11 आएगा। देखिए अगर 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 143 आ गया, 143, तो 10 से ही जाएगा, कन्फर्म हो गया, ठीक है। अब देखिए 13 को अगर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आया 130, और इधर आया 140, तो 140 माइनस 130, तो 10 आया, उधर एक जीरो आएगा तो 100 हो गया। अब 100 कैसे जाएगा 13 से, 13 7 91, ठीक है, तो 10.7 हो जाएगा आपका आंसर। तो ऑप्शन ए हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। आपको ध्यान रखना है, बार बार मैं बोल रहा हूँ, जब भी कोई भी कैलकुलेटिव क्वेश्चन, वो किसी भी चैप्टर से हो सकता है, लेकिन क्वेश्चन कैलकुलेटिव है, कैलकुलेशन बड़ा है, इन दैट केस आपको हमेशा ये करना है, कैलकुलेशन करते हुए आपको थोड़ा सा नजर देना है ऑप्शंस की तरफ, ठीक है, तभी आपका क्वेश्चन जो होगा शॉर्ट में होगा, टाइम बचेगा क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए। चलिए क्वेश्चन है आपका कंपाउंड इंटरेस्ट से। कंपाउंड इंटरेस्ट का जो कॉन्सेप्ट होता है इंस्टॉलमेंट के ऊपर, वहां से क्वेश्चन को लिया गया है, ठीक है। देखते हैं, एक फिक्स फॉर्मेट होता है, हम लोग जानते हैं, वैसे ही करेंगे। A sum of money was borrowed and paid back in 2 equal annual installments of rupees 980, allowing 4% compound interest. The sum in rupees to the nearest tens borrowed was। देखिए जब भी कोई भी क्वेश्चन में ऐसा दे दिया नियरेस्ट पॉसिबल नंबर, नियरेस्ट टेंस, ठीक है,
तो और अप्रोक्सीमेटली आंसर, ठीक है, तभी आपका खतरा आ गया। मतलब अब ये समझ जाओ कैलकुलेशन जो होगा थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, क्योंकि उस तरह का क्वेश्चन में आप कोई भी ट्रिक्स कोई भी तुक्का नहीं लगा सकते हो। लगा सकते हो तुक्का तो लगा सकते हो कैलकुलेटिव वाला थोड़ा सा आगे जाने के बाद, लेकिन जो डीएस होता है, जो लास्ट डिजिट होता है, जो लास्ट 2 डिजिट होता है, वो सब हम लोग यूज नहीं कर पाएंगे अगर अप्रोक्सीमेट हो गया। तो पहली बात यहाँ पे आपको थोड़ा सा सावधान होना चाहिए। अच्छा, अब देखिए कुछ कैलकुलेशन ऐसा भी होता है जहाँ पे आप मतलब उस तरीके का जो ट्रिक्स है वो लगा सकते हो, तो वहाँ पे आपका टाइम बच सकता है कि नहीं। लेकिन अभी के टाइम में ज़्यादातर कैलकुलेशन ऐसा ही दिया जा रहा है जहाँ पे आपको कैलकुलेशन पूरा करना पड़े या कैलकुलेशन के ऊपर एक अच्छा खासा आपका पकड़ हो, ठीक है, मतलब अप्रोक्सीमेट वाला आंसर्स, ठीक है। तो आपको दोनों ही सीखना है, जहाँ पे जो काम में आएगा वहाँ पे वो यूज़ करना है और उसी तरह से घर में प्रैक्टिस करना है। अच्छा, पहली बात कि 4% कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब 1/25, तो 25 से हो जाएगा 26 और इधर भी 25 से हो जाएगा 26। अच्छा, और अच्छा नीचे तो ऐसा नहीं होगा, नीचे 25 से 26 नहीं होगा, नीचे हो जाएगा 25 का स्क्वायर 625 और 26 का स्क्वायर 676, ठीक है। अब इक्वल इंस्टॉलमेंट है तो 26 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 676 बन गया, तो इधर भी 26 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देखिए ये कैसे हो रहा है, ये बेसिक्स में, उतना बेसिक्स में आगे जाएंगे तो एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करने में 15 से 20 मिनट लग जाएगा, ठीक है। ये जो सीरीज जो है ये सीरीज है प्रैक्टिस के लिए, आपको लगभग थोड़ा थोड़ा सब कुछ पता है, आप इसको देखो, इसके बाद आपको सब कुछ जान जाओगे, ठीक है। तो थोड़ा सा आपको पता पहले से रहना चाहिए। अब देखिए 676 जो है आपका एक इंस्टॉलमेंट का वैल्यू हो गया, तो 980 जो है 980 है 676 का वैल्यू हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं, ठीक है। आपको बोल दिया गया है कितना अमाउंट बोरो किया गया था, तो ये जो है ये है आपका जो लेफ्ट साइड में है ये है आपका प्रिंसिपल और ये होता है आपका अमाउंट, ठीक है। तो प्रिंसिपल आपका कितना आ रहा है ना, 625 प्लस 26 इंटू 25, कैसे करेंगे देखिए। 26 को हम लोग तोड़ सकते हैं, 25 प्लस 1 इसको हम लोग तोड़ सकते हैं, 25 प्लस 1, तो ये आ जाएगा 25 इंटू 25, 625 प्लस 25 तो 650, तो 650 प्लस है आपका 625 तो 1275, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करना होगा 1275। अब कैलकुलेशन देखिए, देखिए यहाँ तक जो आया, मान लीजिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, आपको पहले ही समझ में आ गया। आप क्या करोगे, इस क्वेश्चन को लास्ट का जो 40 सेकेंड है 45 सेकेंड है उससे आप सॉल्व करने की कोशिश करोगे, ठीक है। आपका दिमाग ऐसे ही गर्म और फास्ट रहेगा, ठीक है। देखिए आप देखेंगे कि थोड़ा सा अगर 676 का 2 गुना अगर हम लोग करें, 2 गुना तो कितना आ रहा है, 2 12 हो जाएगा, एक रह जाएगा 14 15, एक रह जाएगा 13 आ जाएगा, 1352, ठीक है। तो यहाँ है 1275 मतलब 1352 से थोड़ा सा कम, ठीक है। तो 980 का अगर दुगुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 6 18 19, तो 1960 से तो आंसर मेरा कम ही आएगा, ये पता चल गया। तो 1960 से अगर कम आ गया तो या तो ए होगा या तो बी होगा, ठीक है। बात समझ में आ रहा है क्या। कैलकुलेशन को हम लोग पूरा एकदम पॉइंट टू पॉइंट नहीं कर रहे हैं, थोड़ा सा समझ रहे हैं कैसे हम लोग गेस कर सकते हैं, क्योंकि इस तरह का कैलकुलेटिव क्वेश्चन आप लास्ट में ही पकड़ोगे और लास्ट में जब पकड़ोगे आपका स्पीड भी ज़्यादा रहेगा दिमाग का और दिमाग गर्म भी रहेगा, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा सही से सोचना है कैसे लॉजिक को हम लोग मेंटेन कर सकते हैं। मैंने क्या बताया, अगर 676 का 2 गुना देखें तो 1352 आ रहा है, अब 1275 जो है 1352 से कम है, ठीक है। मतलब वैल्यू जो होगा 2 से कम ही तो होगा, ये तो कंफर्म हो गया। अगर 2 से कम होगा तो 1960 से आंसर कम होगा, ठीक है। तो इन दैट केस हम लोग ए और बी में से मार सकते हैं। बहुत लोग क्या करेगा, बी को मार देगा, ठीक है, बी को मार देगा क्योंकि 1960 से आसपास 1850 है, ठीक है। अब आंसर ठीक है कि नहीं होता अभी पता नहीं। अब अगर आपको थोड़ा सा और भी एक्यूरेट आंसर करना है तो कैसे करेंगे, देखिए 980 को आप छोड़ दीजिए, ठीक है। अब देखिए 1275 जो है इसको 676 से लेकर जाइए, तो एक बारी में जाएगा, ये तो कंफर्म हो गया, तो 1 पॉइंट समथिंग आएगा। अच्छा, तो 676 से एक बार अगर जाएगा तो डिफरेंस कितना आ रहा है, 1275 से 600 जाएगा तो 675, 675 से 70 जाएगा तो 605, 605 से 6 जाएगा तो कितना आ रहा है, 596 आ रहा है। क्लियर है, एक जीरो हम लोग को मिल जाएगा। अब देखिए
676 9 से जा सकता है, 9 6 54 और 8 से जाएगा तो 48। तो 9 से एक बार देख लेते हैं कितना आता है। 9 6 54, 5 रह गया, 9 7 63 और 5 68 और 6 रह गया 54 और आपका 6, तो 62 आ गया, तो बड़ा हो गया तो 8 से ही जाएगा। ठीक है, तो आप समझ पा रहे हो कि 1.8 आएगा। इतना क्लियर हो गया आपको। अच्छा, अब आगे भी कुछ कुछ आ सकता है। ठीक है, आप थोड़ा सा आप देखिए, 980 है तो 980 इंटू 1.8। अच्छा, तो मेरा 980 तो आएगा ही आएगा। क्लियर है, मतलब मैं क्या कर रहा हूं, देखिए 980 इंटू 1 प्लस 8/10 में कर रहा हूं। क्लियर है इतना, मैं क्या कर रहा हूं, 980 इंटू 1 प्लस 8/10। देखिए, चीजों को अगर ब्रेक कर करके करेंगे तो चीजें आसान बनेगा। ठीक है, तो लॉजिक को एक बार समझ लीजिए। देखिए, मैं बहुत चीज बोलता हूँ जब मैं एक्सप्लेन करता हूँ, लेकिन मैं लेयर बाय लेयर बोलता हूँ, सो दैट आप एक बार टाइम देके अच्छे से समझ लो। उसके बाद आप खुद प्रैक्टिस करो। खुद जब आप प्रॉब्लम को, डिफरेंट तरीके का प्रॉब्लम को जब घर में सॉल्व कर रहे हो, आप इस तरह का अप्रोच को आप लाओ अपने प्रैक्टिस में। अब तब उसके बाद देखना एग्जाम में जाकर क्या होता है। ठीक है, अब देखिए 980 हो गया। ठीक है, तो 1 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 980 आ जाएगा। 980 इंटू 8/10 तो 0 कट जाएगा। अब 98 इंटू 8 तो क्या आ जाएगा, 720 और इधर आ जाएगा आपका 64, तो 784 आ गया। 784 कितना आ रहा है, देखिए 4 16 1 16 17 1764। तो आपको यह पता चल गया कि 1764 से बड़ा होगा। क्लियर है बात, क्योंकि 1.8 के बाद कुछ आएगा तो 1764 से बड़ा होगा। तो एक ही ऑप्शन बच गया, ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। इससे भी अगर एक्यूरेट आपको निकलना है तो इसके बाद आपको डिवाइड करना पड़ेगा, क्या क्या आएगा, उसके बाद उसको मल्टीप्लाई करके करना पड़ेगा। ठीक है, देखिए जब भी अप्रोक्सीमेट आंसर होता है ना, हम लोग उसको पूरा कैलकुलेट नहीं करते हैं। थोड़ा सा आपको आधा तक करना है, थोड़ा सा समझना है लॉजिक को कैसे बैठा सकते हैं, उसके बाद आंसर टिक कर देना है। क्योंकि इस तरह का कैलकुलेशन जब आएगा एग्जाम में, तो पर्टिकुलरली उस क्वेश्चन को आप लास्ट में करोगे, और लास्ट में जब करोगे आपका ऐसे ही टाइम आपका बस कम रहेगा। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा लॉजिक आपको ठीक से बैठाना है। क्वेश्चन है आपका अलजेब्रा से, आसान क्वेश्चन है, देख लेते हैं। एक्स का वैल्यू दिया गया है और एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का वैल्यू फाइंड करना है। देखिए, इस तरह का क्वेश्चन के लिए एक लॉजिक हम कभी कभी काम करता है कि इसका जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, x प्लस 1/x का स्क्वायर -2 होगा। ठीक है, जिसने ज्यादा प्रैक्टिस किया है उसको ये पता है, और उसको आंसर भी दिखेगा। कैसे दिखेगा कि कोई परफेक्ट स्क्वायर आएगा। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर कोई आएगा, उससे 2 माइनस करके आंसर मेरा बन जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, अगर 8 होगा तो 64 - 2 तो 62। ठीक है, देखिए ये कोई अप्रोच नहीं है क्वेश्चन को सॉल्व करने का, ये मुझे भी पता है। ठीक है, लेकिन एग्जाम में ये सब बहुत कुछ चलता है। आपको अपना दिमाग थोड़ा सा खोल के रखना पड़ेगा। आप जब चीज़ों को प्रैक्टिस कर रहे हो घर पे, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। हाँ, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी मैं सोच सकता हूँ। अगर इस तरह का थिंकिंग आप रखोगे तो एग्जाम में आप जल्दी जल्दी आंसर टिक करोगे। ठीक है, आधा क्वेश्चन करोगे आंसर टिक करोगे। तो आपको थोड़ा सा लॉजिक आपके दिमाग में रहना चाहिए। ठीक है, बहुत लोगों का ये अप्रोच रहता है कि इस तरह से क्वेश्चन कभी थोड़ी सॉल्व होता है, कैसे करेंगे, ऐसे थोड़ी करेंगे, ऐसे नहीं करेंगे। ठीक है, ऐसे नहीं करेंगे तो जो प्रॉपर मेथड है वैसे आप कर सकते हो। ठीक है, लेकिन ऐसा थिंकिंग अगर आप रखोगे, हमेशा आपका टाइम बचेगा, जो कैलकुलेटिव तुक्का वाला बात है। क्लियर है बात, यहाँ पे ऐसा ही एक ही ऑप्शन है जहाँ पे आपको परफेक्ट स्क्वायर से 2 माइनस करके आंसर दिख रहा है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा आपका आंसर। अब देखते हैं कैसे होता है क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए ए और इसको अगर बी माने, तो अगर a² - b² 1 आया तो हम लोग सीधा बोल सकते हैं 1/x जो होगा दैट विल बी 4 - √15। आप देख पा रहे हो 16 - 1 16 - 15 1 आ रहा है। ठीक है, तो 1/x का वैल्यू 4 - √15 हो जाएगा। x प्लस 1/x क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो 8 का स्क्वायर -2 तो कितना आ रहा है, 62 आ रहा है। ठीक है, देखिए ये जो मैंने बताया कैलकुलेटिव तुक्का वाला बात, ये हर क्वेश्चन में काम नहीं करेगा, लेकिन जो आसान क्वेश्चन है आपको थोड़ा सा आगे जाना पड़ेगा कैलकुलेट करके, वो बिना कैलकुलेशन के आपको दिख जाएगा। अगर आपका प्रैक्टिस अच्छा हुआ, अगर इस तरह का थिंकिंग, अगर आप घर में ये सोचते हो कि मैं ऐसे भी सोच सकता हूँ, ऐसा भी हो सकता है, तभी आपका होगा। मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये उतना आसान नहीं है। ठीक है, लेकिन ज़्यादा जो प्रैक्टिस करता है उसको दिखता है, आगे वाला चीज़ उसको दिखता है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर।
क्वेश्चन है आपका जियोमेट्री का सर्कल से। क्वेश्चन में बोला जा रहा है ए बी इज द डायमीटर ऑफ ए सर्कल विथ सेंटर ओ। अच्छा, तो एक सर्कल है जिसका डायमीटर जो है ए बी है। अच्छा, सेंटर है आपका ओ। ओके, सी एंड डी आर टू पॉइंट्स ऑन द सर्कमफेरेंस ऑन द सर्कल ऑफ द सर्कल ऑन आइदर साइड ऑफ ए बी। अच्छा, मतलब एक तरफ सी एक तरफ डी रहना चाहिए, एक तरफ सी और एक तरफ डी। ये हो गया आपका सी, ये हो गया आपका डी। अब बोला जा रहा है सच दैट एंगल सी ए बी, एंगल सी ए बी जो है दैट इज 42 डिग्री। मतलब ये वाला जो एंगल है ये है 42। एंगल ए बी डी 57 डिग्री, एंगल ए बी और डी। अच्छा, मतलब ये वाला जो है आपका 57 डिग्री। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एंगल, अच्छा व्हाट इज द डिफरेंस इन डिग्रीज बिटवीन द मेजर्स ऑफ CAD एंड CBD। अच्छा, क्वेश्चन में पूछ रहा है आपको डिफरेंस CAD और CBD का, CAD और CBD का डिफरेंस पूछ रहा है, लेकिन आंसर जो दिया गया है दोनों एंगल का वैल्यू दिया गया है। ठीक है, तो देखते हैं, यहाँ पे लग रहा है गलती है। अच्छा, एक बात आप ध्यान रखिए, जब भी सर्किल का क्वेश्चन हो और जिसके अंदर बोल दिया जाए ये डायमीटर है, अगर ये खासा जो है मेंशन कर देना, आप सीधा समझ जाओ वही राइट एंगल वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे कि डायमीटर जो होता है सर्कमफेरेंस में आपका 90 डिग्री फॉर्म करता है। ठीक है बात। अच्छा, अब देखिए आपको क्या क्या पूछा है ना, पूछा है CAD, CAD मतलब ये वाला एंगल, CAD ये वाला एंगल आपको फाइंड करना है। और पूछा है आपका CBD, CBD मतलब ये वाला एंगल आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो आपको अगर ये पता चल गया, ये पता चल गया तो आप आराम से फाइंड कर सकते हो। अच्छा, AB है डायमीटर, तो ऑब्वियस बात है ये हो जाएगा आपका 90 डिग्री और यहाँ पे ये हो जाएगा आपका 90 डिग्री। ठीक है, अगर ये 90 है, फॉलो कीजिए मेरा वॉइस को, फॉलो कीजिए। ABD, मैं ABD का बात कर रहा हूँ, वहां पे ये 90 है, तो ये वाला जो एंगल है DAB, DAB कितना आ जाएगा 90 माइनस 57, 90 माइनस 57 कितना होगा, 40 से 37 7 माइनस करेंगे तो 33 आ जाएगा। अच्छा, अगर ट्रायंगल हम लोग CAB को लेंगे जिसके अंदर C 90 डिग्री है, A और B का है 90 डिग्री समेशन, तो 90 से अगर 42 माइनस करेंगे तो 50 आया पहले, फिर से 2 माइनस करना तो 48 हो जाएगा। क्लियर है बात। अब ध्यान दीजिए, बोल दिया गया है CAD, CAD कितना आ रहा है, CAD आ रहा है आपका 75, दोनों को ऐड कर दिए। और CBD कितना आ रहा है 90 और इधर 15 तो 105। ठीक है, क्वेश्चन में पूछा है व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन द मेजर्स ऑफ CAD एंड CBD। डिफरेंस पूछा है दोनों का, तो एक्चुअली होना चाहिए 30 आंसर, लेकिन 30 तो ऑप्शन में है नहीं, ऑप्शन में इन दोनों का अलग अलग से वैल्यू दिया गया है। अब इस तरह का क्वेश्चंस के लिए जो सिली मिस्टेक होगा उसको समझिए। आपको पता है 75 और 105 यही है आपका आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आप देख रहे हो ऑप्शन ए जो है उसमें भी 75 105 है, ऑप्शन सी जो है इसमें भी 105 और 75 है। एग्जाम में आप जब जल्दी में करोगे, जब स्पीड में करोगे, तो बहुत टाइम ऐसा होगा आप उल्टा आंसर मार्क करके आ जाओगे। बहुत ही कॉमन सिली मिस्टेक है जो रेशियो के केस में भी देखा जाता है। ठीक है, तो इसको आपको दिमाग में रखना है। क्या पूछा है मुझे, CAD पूछा है और CBD पूछा है। CAD कितना है 75, तो 75 पहले आएगा, मतलब ऑप्शन सी हो जाएगा मेरा करेक्ट आंसर। देखिए, मैं जब सॉल्व करवाता हूँ हर एक छोटा से छोटा चीज आप लोगों को बताता हूँ, हर एक छोटा से छोटा चीज, और ऐसा बात जो आप एग्जाम में अप्लाई कर सको। ठीक है, चलिए क्वेश्चन है आपका ट्रिगोनोमेट्री से। यहाँ पे एक इक्वेशन दिया गया है tan स्क्वायर के ऊपर, और एज का जो वैल्यू है 0 90 डिग्री के बीच में है, और बोल दिया गया ये फाइंड करना है। अच्छा, तो सीधा हम लोग देख सकते हैं ए का वैल्यू, ए का जो एंगल का वैल्यू आएगा वो तो ना ही 30 होगा, ना ही 45 होगा, ना ही 60 होगा, ना ही 0 होगा, या ना ही 90 होगा। ठीक है, तो हम लोग को क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करना है। पूरा लिखेंगे नहीं, क्या करेंगे समझिए। +2 है -63 है, तो प्लस और माइनस पे तोड़ना है, तो 7 9 63, तो +9 आ जाएगा
और -7 आ जाएगा। ठीक है, तो tan का वैल्यू या तो आएगा -9 या आएगा 7, तो पॉजिटिव वाला हम लोग लेंगे। तो tan a क्या आ जाएगा, tan a मैं पहले ही बोला है कि tan cos सबको शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे, tan मतलब सिर्फ t है, तो 7 आ गया। ठीक है, अच्छा अब देखिए ये आ गया 7, इसके नीचे है 1, मतलब परपेंडिकुलर बाई बेस, तो परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेन्यूज, तो ये हो गया 7, बेस हो गया आपका 1, हाइपोटेन्यूज हो जाएगा √7² + 1, तो मतलब 50। अच्छा अब 2 इंटू साइन ए, साइन ए पूछा है, साइन ए मतलब परपेंडिकुलर आ जाएगा और इधर हाइपोटेन्यूज आ जाएगा नीचे। अच्छा प्लस 5 इंटू कॉस ए, कॉस ए ही पूछा है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, तो बेस आ जाएगा और नीचे आ जाएगा हाइपोटेन्यूज। अच्छा तो ये कितना आ रहा है 19/√50, ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन है आपका डीआई से, डीआई का हिस्टोग्राम के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है, देखते हैं। क्वेश्चन में बोला जा रहा है व्हिच स्टेट हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड यूथ। डीआई का केस में पहले ही बोला है, डायरेक्ट क्वेश्चन को पढ़ेंगे। कौन सा ऐसा स्टेट है जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड यूथ है। अब देखिए आप अगर डाटा को देखेंगे तो यूथ का डाटा दिया गया है और एम्प्लॉयड यूथ का डाटा दिया गया है। अब यूथ मतलब उसमें दोनों ही है, अनएम्प्लॉयड भी है एम्प्लॉयड भी है, दोनों का समेशन मिलकर है यूथ। तो यूथ से अगर एम्प्लॉयड यूथ को माइनस करेंगे तो अनएम्प्लॉयड यूथ का वैल्यू आ जाएगा। हम लोग को देखना है ए बी सी डी ई के अंदर किसमें डिफरेंस सबसे ज्यादा है। अच्छा यहाँ पे क्या हो जाएगा 1.5, यहाँ पे हो जाएगा आपका 1, यहाँ पे हो जाएगा 1.5, यहाँ पे हो जाएगा आपका 2.5, यहाँ पे हो जाएगा 1। तो ऑप्शन डी जो है आपका हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन डी। क्वेश्चन है आपका एल्जेब्रा से, a² + b² + c² का वैल्यू दिया गया है, ab + bc + ca इसका भी वैल्यू दिया गया है। आपको पूछा है a + b + c का वैल्यू अगर ये <0 हुआ। अच्छा तो हम लोग को पता है a + b + c का होल स्क्वायर जो होता है, मैं उसको x मान रहा हूँ, x², दैट विल बी इक्वल टू a² + b² + c² मतलब 6.25 प्लस 2 इंटू ये वाला पार्ट मतलब 2 इंटू 0.52, तो कितना आएगा 6.25 प्लस आपका 1 इंटू 2 कितना 104 मतलब 1.04, तो कितना आ जाएगा 7.29। अच्छा तो x का वैल्यू क्या होगा, x का वैल्यू हो जाएगा ±2.7। ठीक है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। देखिए ये जितना तक मैंने किया अभी तक सब कुछ मैंने सही किया, लास्ट में आके गलती हो गया। ऑप्शन सी आपका आंसर नहीं होगा क्योंकि आधे से ज्यादा लोग यही टिक करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन में बोल दिया गया है स्पेशली लास्ट में इफ a + b + c <0, यही पे सिली मिस्टेक आपका हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखना है, क्वेश्चन को पूरा पढ़ना है, एक बार में पढ़ना है और अच्छे से समझ लेना है। तो a + b + c अगर <0 है मतलब क्या, वैल्यू नेगेटिव में है, तो वैल्यू अगर नेगेटिव में है तब आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ध्यान रखना है इस बात का, सिली मिस्टेक ना हो पाए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन है आपका एलसीएम एचसीएफ से, क्या बोला जा रहा है व्हाट इज द ग्रेटेस्ट नंबर बाय व्हिच व्हेन 156, 181, 331 आर डिवाइडेड द रिमाइंडर इज 6 इन ईच केस। मतलब ऐसा सबसे बड़ा नंबर जिससे अगर इन तीनों नंबर को डिवाइड करेंगे तो हर एक केस में 6 जो होगा रिमाइंडर होगा। तो हम लोग एक काम कर सकते हैं, कैसे करेंगे ना, पहले हर एक से 6 माइनस कर देंगे, ये आ जाएगा 150, ये आ जाएगा 175 और ये आ जाएगा 325। अब इसके बाद इन तीनों का हमको क्या करना है, HCF फाइंड करना है। ग्रेटेस्ट बोल दिया गया है, HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अच्छा तो ये 150, 175 और 325 देखते ही आपको समझ में आ जाएगा 25 होगा इसका आंसर।
क्योंकि 150 और 175 25 के टेबल में ही आता है। तो अगर ये दोनों मिल रहा है तो 325 भी होने का चांसेस भी है। ठीक है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन जो है आपका परसेंटेज से है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, थोड़ा सा टफ है मैं बोलूँगा। ठीक है, नया पैटर्न तो नहीं है लेकिन लैंग्वेज का खेला है पूरा। आपको इसको एक बार पढ़ के समझना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है। आप इसको 2 से 3 बार पढ़िए, धीरे से पढ़िए लेकिन समझिए चीज़ों को जो बोला जा रहा है। ठीक है, देखते हैं। इन अ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इट वॉज नोटेड दैट द प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल हैज इंक्रीज्ड बाई 25%। अच्छा, मतलब एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में क्या बोला जा रहा है, रॉ मटेरियल का जो वैल्यू है वो 25% से बढ़ गया। 25% मतलब क्या? 25% मतलब 4 से 5 हो गया। 25% मतलब 1/4 होता है, अब बढ़ रहा है तो 4 से 5 हो गया। कोई कंफ्यूजन नहीं है इतना तक। अब देखिए, द लेबर कॉस्ट हैज गॉन अप फ्रॉम 30% ऑफ द कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल टू 38% ऑफ द कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल। मतलब क्या? लेबर कॉस्ट जो है, पहले बात हुआ रॉ मटेरियल का, अब लेबर कॉस्ट जो है वो डिपेंड करता है रॉ मटेरियल के ऊपर। ध्यान दीजिएगा, लेबर कॉस्ट जो है आपका रॉ मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो रॉ मटेरियल का 30% था पहले, अब हो गया रॉ मटेरियल का 38%। क्लियर है बात इतने तक? अच्छा, क्या पूछ रहा है, व्हाट परसेंटेज ऑफ द कंजम्पशन ऑफ रॉ मटेरियल बी रिड्यूस्ड टू कीप द सेम एज दैट बिफोर द इंक्रीज। ठीक है, मतलब आपको पूछा जा रहा है जैसे प्राइस बढ़ गया तो कितना जो कंजम्पशन है, ठीक है, वो कितना घटाए सो दैट आपका खर्चा आपका सेम ही रहे। अब देखिए दूसरा जो लाइन है उसके ऊपर हम लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे। द लेबर कॉस्ट हैज गॉन अप फ्रॉम 30% ऑफ द कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल टू 38% ऑफ द कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल पहले ही 4 से 5 हो गया है। ठीक है, तो नीचे वाले पार्ट में क्या था, 30% था रॉ मटेरियल का, मतलब 4 इंटू 30/100 इतना था आपका लेबर कॉस्ट। ठीक है, और ऊपर में कितना है, ऊपर में है आपका 5 इंटू 38/100 इतना तक। क्लियर है? अब टोटल कॉस्ट जो है, टोटल कॉस्ट क्या होगा, लेबर कॉस्ट प्लस आपका रॉ मटेरियल दोनों को मिला के होता है टोटल कॉस्ट, है कि नहीं? क्लियर है बात? अब वैल्यू जो है यहां से इतना तक बढ़ा है तो कंजम्पशन कितना, लागत जो है कितना घटाना पड़ेगा, नहीं यहां से यहां तक घटाना पड़ेगा। क्लियर है बात? देखते हैं। देखिए, तो मतलब मैंने अभी लैंग्वेज को तोड़ के समझा दिया, आप कैलकुलेशन देखेंगे। ठीक है, देखिए 5 है प्लस 5 का 38%, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, सीधा लिख सकते हैं कि 5 इंटू 138/100, ऐसा ही तो करते हैं ना हम लोग। ठीक है, अच्छा, अब नीचे जो है 4 और 4 का 30%, तो 4 इंटू 130/100 हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, क्लियर है बात? ये लॉजिक तो क्लियर रहना चाहिए। देखिए 130/100 इसको क्या लिख सकते हो, 1 + 30/100। अब आप 4 से मल्टीप्लाई कीजिए और देखिए ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है। क्लियर है बात? तो क्या आ रहा है ये चीजें ना, 5 इंटू 138, 100 तो ऊपर और नीचे कट जाएगा और नीचे रह जाएगा 4 इंटू 130। ठीक है बात? अब देखिए 5 26 130, 2 से काटेंगे 2 और इधर 69, मतलब वैल्यू कहां से कहां तक बढ़ा, वैल्यू बढ़ा 52 से 69 तक। क्लियर है बात? ये खर्चा बढ़ गया है। खर्चा में 2 चीज है, एक है आपका रॉ मटेरियल, दूसरा है लेबर कॉस्ट। लेबर कॉस्ट जो है रॉ मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, अच्छा, अब इतना अगर खर्चा बढ़ा तो कंजम्पशन जो लागत है उसको कितना घटाएंगे ना, 69 से आपका 52, तो कितना घटाना पड़ेगा, आपको बोल दिया गया है व्हाट परसेंटेज ऑफ द कंजम्पशन ऑफ रॉ मटेरियल बी रिड्यूस्ड टू कीप द कॉस्ट सेम एज दैट बिफोर द इंक्रीज। तो 69 से 52 कितना रिड्यूस करना पड़ेगा ना, 17 रिड्यूस करना पड़ेगा। 69 माइनस 52 कितना आता है, 17 आता है, तो 17/69 इंटू 100। ठीक है, देखिए कैलकुलेशन कैसे करेंगे समझिए। नीचे 69 है, ऊपर 17 है, तो अगर नीचे 68 रहता इसके जगह, तो 17 4 68 और इधर बनता 25। ठीक है, तो 25 के आसपास आंसर होना चाहिए, ये हम लोग को समझ में आ रहा है। अब 25 से कम भी हो सकता है, 25 से ज्यादा भी हो सकता है, ये आगे वाला बात है। लेकिन आप अगर देखोगे
ऑप्शन बी जो है 25.5 है और ऑप्शन डी जो है 24.6 है। ठीक है, मतलब बी और डी दोनों ही हो सकता है, दोनों ही 25 के आसपास है। अब हमको देखना पड़ेगा कि ज़्यादा होगा या कम होगा। ठीक है, मैं बहुत सारी बात बताता हूँ। ठीक है, लॉजिक मैं लेयर बाय लेयर बताता हूँ, आपको माइंड में बैठना चाहिए क्यों हो रहा है, पूरा लेयर बाय लेयर आपको समझ में आना चाहिए, तभी आप जल्दी जल्दी कैलकुलेशन कर पाओगे। तो देखिए, तो 68 अगर रहता तो 4 आता, लेकिन नीचे कितना है 69 है, तो 4 से कुछ ज़्यादा आएगा, 4 से कुछ ज़्यादा आएगा, कोई दिक्कत नहीं। अगर नीचे 4 रहता तो ऊपर 25 आता, लेकिन नीचे 4 से ज़्यादा है तो ऊपर 25 से कम आएगा, तो क्या होगा 24.6 हो जाएगा। क्लियर है बात? तो ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। देखिए ये सब जो है ना एकदम नॉर्मल बात है, एकदम नॉर्मल, लेकिन लॉजिक जो है आपको पूरा बैठना चाहिए दिमाग में कि कैसा क्या हो सकता है। क्वेश्चन है आपका ज्योमेट्री का सर्कल से, क्या बोला जा रहा है, 2 सर्कल्स टच ईच अदर एक्सटर्नली एट टी। अच्छा, तो 2 सर्कल हैं जो आपका एक्सटर्नली टच कर रहा है, कहाँ पे ना, एक्सटर्नली टच कर रहा है टी पे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ये पॉइंट जो हो जाएगा ये हो जाएगा आपका टी। RS is a direct common tangent to the 2 circles touching the circles at P and Q। अच्छा, एक कॉमन टेंजेंट है, 2 तरह का टेंजेंट होता है, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट और कॉमन टेंजेंट। ठीक है, तो देखिए ये है आपका कॉमन टेंजेंट का बात हो रहा है। RS है जो है आपका डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है और सर्किल को टच करता है P पॉइंट पे और Q पॉइंट पे। टी पी क्यू है 42 डिग्री, टी पी क्यू ये जो है ये है 42 डिग्री, ये है 42 डिग्री। पी क्यू टी का वैल्यू आपको पता रहना चाहिए। देखिए कौन सा वाला, इसका वैल्यू आपको पता रहना चाहिए। देखिए आप एक चीज समझिए, हम लोगों को पता है कि ऐसा केस में जो ये ट्राइंगल फॉर्म होता है ये होता है राइट एंगल ट्राइंगल, ये एंगल होता है 90 डिग्री। ठीक है, क्यू होता है मैं बता दूंगा, पहले देख लीजिए, ये एंगल होता है 90 डिग्री। तो इन दोनों का समेशन एंगल टी पी क्यू और एंगल पी क्यू टी दोनों का समेशन 90 डिग्री, तो ये 42 है तो ये 48 हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। अच्छा, अब एक चीज देखिए, क्यों मैंने बोला कि ये जो ट्राइंगल बनता है पी टी क्यू ये बनता है आपका राइट एंगल ट्राइंगल। देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे पी क्यू क्या है ना, कॉमन टेंजेंट है। अगर और एक टेंजेंट मैं अगर ड्रॉ करूँ ऐसे, ध्यान दीजिए ऐसे अगर मैं ड्रॉ करूँ, ठीक है, तो मैं बोल सकता हूँ ये और ये बराबर हो जाएगा, है कि नहीं बताओ? क्योंकि इस पॉइंट को अगर हम लोग कंसीडर करें, ध्यान दीजिए, इस पॉइंट को अगर हम लोग कंसीडर करें तो यहाँ से ये एक टेंजेंट और ये एक टेंजेंट, तो दोनों ही टेंजेंट का वैल्यू सेम होगा। इसी तरह अगर हम लोग इस पॉइंट को कंसीडर करें तो यहाँ से ये एक टेंजेंट और ये एक टेंजेंट, तो दोनों टेंजेंट का वैल्यू सेम ही होगा। क्लियर है बात? क्लियर है कि नहीं पता? अब हम लोग को पता है ये जो प्रॉपर्टी है ये होता है राइट एंगल ट्राइंगल का प्रॉपर्टी। ये जो लाइन है ये बनता है आपका राइट एंगल ट्राइंगल का मीडियन। ये लाइन इससे और इन दोनों से बराबर होता है। ये एक ही ऐसा लौता प्रॉपर्टी है जो राइट एंगल ट्राइंगल के केस में होता है। तो अगर ये तीनों इक्वल हो गया तो हम लोग बोल पाएंगे ये जो एंगल होगा ये हो जाएगा आपका 90 डिग्री। क्लियर हुआ? लॉजिक क्लियर हुआ क्या? चलिए, ये क्वेश्चन जो है आपका परसेंटेज से लिया गया है। अच्छा क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। देखिए इसको करने का 2 मेथड होता है, एक तो हम लोग बेसिक से करेंगे बड़ा करके और दूसरा छोटा प्रोसेस। ठीक है, पहले हम लोग छोटा प्रोसेस का बात करेंगे, जिसके लिए लैंग्वेज को आपको अच्छे से समझना पड़ेगा, लॉजिक को आपको दिमाग में बैठाना पड़ेगा। देखिए, द रिडक्शन ऑफ 15% इन द प्राइस ऑफ सॉल्ट enables अ पर्सन टू बाई 2 kg मोर फॉर 272 रुपीज। ध्यान से समझिए क्या बोला जा रहा है। प्राइस में 15% घटती हुआ, अगर प्राइस में 15% घटती हुआ, कमी हुआ, ठीक है, तो एक बंदा जो है 272 रुपए में 2 kg ज्यादा चीज, 2 kg ज्यादा सॉल्ट खरीद सकता है। क्लियर है बात?
मतलब आप ये बोल सकते हो कि ये जो 2 kg सॉल्ट है, 2 kg जो सॉल्ट है, इसका प्राइस क्या होगा? इसका प्राइस होगा 272 का 15%, है कि नहीं? बताओ, लॉजिक को और एक बार ध्यान से समझिए। कितना घटा? 15% से। किसके ऊपर घटा? 272 के ऊपर। अब 272 के ऊपर 15% घट गया, इसके लिए क्या हुआ? 2 kg ज्यादा वो ले पा रहा है, ठीक है। तो 272 का जो 15% है, जो वैल्यू निकल के आया वो घटा, मतलब वो घटा इसलिए तो 2 kg ज्यादा ले पा रहा है कि नहीं? बताओ। तो 2 kg का प्राइस जो घटा हुआ वैल्यू है वो है, ठीक है, मतलब 272 का 15%। ये लॉजिक आपको बैठाना चाहिए। क्लियर है बात? नहीं तो और भी मेथड होता है, जैसे प्राइस जो है हम लोग लिखते हैं यहाँ पे, जो घटता है आपका 100 से 85, मतलब 20 से 17, और कंजम्पशन जो बढ़ता है वो कितना होता है? 17 से 20। अब आप देखते हो ये जो डिफरेंस है 3 है 2 के बराबर, ऐसे हम लोग कर सकते हैं, लेकिन वो बड़ा बन जाता है, ठीक है। तो आपको ये लॉजिक जो है ये आपको समझने आना चाहिए। क्लियर है बात? देखते हैं अभी 272 का 15% कितना आ रहा है? 4 से कटेंगे तो 25 आ जाएगा इधर, और इधर 6, 24 और 8 से 32, 5 5 25, 5 3 15, ये आ गया 68 इंटू 3। कैसे करेंगे? 60 से करेंगे 180 और 8 से जाएगा 24, तो 204 बाई 5 कितना निकल के आया? या 5 4 20, तो 40 से जाएगा और 8, ठीक है, इतना रुपीस। मतलब 272 में जो 15% डिडक्शन हुआ है, 272 का 15% यही है 2 किलो का वैल्यू। तो 2 किलो का वैल्यू अगर यही है तो 1 किलो का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1 किलो का वैल्यू हो जाएगा 2 से डिवाइड कर देंगे तो 20.40 हो जाएगा आपका आंसर। ये जो लॉजिक है ये आपका पहली बार दिमाग में नहीं आएगा, इसको आपको घर में थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। लेकिन ये लॉजिक अगर एक बार बैठा लोगे तो ये जो बड़ा प्रोसेस होता है, इस साइड में मैंने जो दिखा है, ये आपको करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। क्वेश्चन है आपका डीआई का हिस्टोग्राम से। सीधा क्वेश्चन को पढ़ेंगे। एक्सप्रेस द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स विथ हाइट लेस देन 170 सेंटीमीटर एज अ परसेंटेज ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स विथ हाइट मोर देन 160। अच्छा, सिर्फ परसेंटेज का बात किया गया है, मोर और लेस नहीं है। अच्छा, उसके साथ ही करेक्ट टू 1 डेसिमल प्लेस, यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत हो गया, कैलकुलेशन थोड़ा सा आपका दिक्कत दे सकता है, ठीक है, क्योंकि अप्रोक्सीमेट आपको निकालना है। देखते हैं। अच्छा, 170 से लेस, 170 से लेस मतलब ये आएगा, ये आएगा, ये आएगा, तो 12 और 6 18 और 20, तो 38 आ जाएगा। अच्छा, कंपेयर टू किसका बोला है ना? 160 से ज्यादा होना चाहिए, तो 160 से अगर ज्यादा होगा, 160 से अगर ज्यादा होगा तो देखिए कहाँ से स्टार्ट होगा? 160 से ज्यादा मतलब यहीं से स्टार्ट हो जाएगा। ये मतलब 44, 20 और 24 44, 44 और इधर 18, 54, 54 और 8 62, 62 और 10 72 और 6 78, 78 और 4 78 और 4 हो गया आपका 82। तो यहाँ पे आ जाएगा नीचे 82 इनटू हो जाएगा 100। अब देखिए, अब हम लोग कैलकुलेशन कर ही सकते हैं, ठीक है, गुना कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा अगर हम लोग दिमाग लगाए तो आंसर आ सकता है। देखिए 82 का जो आपका आधा होता है वो क्या होता है? 82 का आधा होता है आपका 41। क्लियर है बात? 41 अगर रहता तो क्या आंसर रहता? 50% रहता, है कि नहीं? बताओ। लेकिन 41 से थोड़ा सा कम है, क्या है? 38 है, तो 50 से थोड़ा सा कम रहेगा, तो कौन सा ऑप्शन हो सकता है? ऑप्शन डी। हम लोग को कैलकुलेशन करना ही नहीं पड़ा, बस थोड़ा सा आंखों को खुला रखना है, लॉजिक को बैठाना है, क्या लॉजिक हम लोग यहाँ पे लगा सकते हैं। देखिए मुझे तो पता है, मैंने प्रैक्टिस किया है, मुझे पता है, लेकिन आपको भी अगर इसी तरह हैबिट डेवलप करना है तो ये जो मैंने लॉजिक बताया इसको एक जगह नोट कर लेना है। ऐसा तो आपको पीडीएफ मिल ही जाता है, ठीक है, आपको देख लेना है, और घर में आप जब प्रैक्टिस कर रहे हो, बहुत जरूरी यही है, सबसे जरूरी यही है कि घर में आप जब प्रैक्टिस कर रहे हो इस तरह का सोच आपको अप्लाई करना है, तभी ये काम में आएगा। जियोमेट्री का ट्रायंगल से इस क्वेश्चन को लिया गया है, जन्मों जन्मों से इस तरह का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। देखते हैं। इन ट्रायंगल एसीडी, एसीडी का बात हो रहा है। अच्छा, ए सी डी, बी एंड ई आर 2 पॉइंट्स ऑन द साइड ए सी एंड ए डी। ए सी एंड ए डी पे 2 पॉइंट है, बी एंड यहाँ पे है आपका ई। सच दैट बी ई इज पैरेलल टू सी डी। अच्छा, ये पैरेलल है बोल दिया गया है। सी डी है 9, सी डी है 9, बी ई है 6,
इसके बाद ए बी है 5, अच्छा, और आपका ईडी जो है दैट इज 2, ठीक है। अच्छा, व्हाट आर द मेजर्स ऑफ द लेंथ ऑफ ए ई एंड बी सी। ए ई एंड बी सी आपको फाइंड करना है, ठीक है। हम लोग मान लेते हैं ए ई जो है x है और बी सी जो है y है। क्लियर है बात। तो देखिए हम लोग जानते हैं अगर पूरा लेंगे, मतलब अगर कटा हुआ लेंगे तो बीच वाला नहीं ले सकते। मैं समझाऊंगा बाद में, पहले मैं सॉल्व कर लूँ। देखिए ए बी बाई ए सी का अगर लिखेंगे, ए बी बाई ए सी क्या हो जाएगा, 5 बाई आपका 5 प्लस वाई हो जाएगा, ठीक है। दैट इज इक्वल टू बी ई बाई सी डी, मतलब 6 बाई 9, 3 दूनी 6, 3 तीनी 9, और इधर आ जाएगा 15, दैट इज इक्वल टू 10 प्लस 2y। तो y का वैल्यू आ जाएगा 2.5। क्लियर है। ऐसे ही x का देख लेते हैं, x बाई 2 प्लस एक्स दैट इज इक्वल टू 2/3 आएगा, तो 3x आ जाएगा, और इधर 4 प्लस 2x आ जाएगा, तो x का वैल्यू आ जाएगा आपका 4। मैं क्या बोल रहा था, जो सिमिलरिटी के केस में एंगल से सिमिलरिटी बनता है, क्या होता है, ए बी बाई ए सी अगर पूरा को लेंगे, ए बी बाई ए सी को अगर पूरा को लेंगे, तब हम लोग बी ई बाई सी डी लिख सकते हैं, ठीक है। दैट इज इक्वल टू ए ई, आपका ए ई बाई हो जाएगा आपका ए डी, ठीक है। लेकिन अगर पूरा को नहीं ले रहे हैं, डिवाइड कर करके ले रहे हैं, ध्यान रखना इस बात का, बहुत सारा गलती हो जाता है यहाँ पे, कि अगर हम लोग ए बी बाई बी सी लिख रहे हैं, तब हम लोग ए ई बाई ई डी लिखेंगे, क्योंकि हम लोग काट काट के लिख रहे हैं ए ई बाई ई डी, तब हम लोग ये लिख नहीं पाएंगे, बी ई बाई सी डी को लिख नहीं पाएंगे। ये ध्यान में रहना चाहिए, थेल्स थ्योरम बोला जाता है इसको, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर पूरा लेंगे तो अब हम लोग लिख पाएंगे बी ई बाई सी डी, मतलब ए सी को अगर पूरा लेंगे, ए डी को अगर पूरा लेंगे, तब लिख सकते हैं बी ई बाई सी डी। अगर पूरा नहीं लेंगे तो ये वाला हम लोग लिख नहीं पाएंगे, ठीक है। अच्छा, एक्स और वाई दोनों का ही वैल्यू हम लोग को मिल गया। अब देखिए सिली मिस्टेक हो जाता है यहीं पे ही, ऑप्शन ए जो है और ऑप्शन डी जो है दोनों ही सेम ही आंसर है, ठीक है, लेकिन उलट पुलट करके दे दिया है, तो आपको ध्यान रखना है कौन सा आगे है कौन सा पीछे है। अच्छा, तो ए ई है, ए ई कौन सा है, एक्स वाला, ए ई है एक्स, एक्स मतलब 4, तो 4 पहले आएगा, तो ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ये सिली मिस्टेक नहीं होना चाहिए, ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है। क्वेश्चन है आपका ट्रिगोनोमेट्री से। देखिए सेक ए का वैल्यू दिया गया है और इसका वैल्यू आपको फाइंड करना है। इस तरह का क्वेश्चंस के लिए जब ट्रिगोनोमेट्री का क्वेश्चंस हो, स्पेशली ट्रिपलेट आपको रटा होना चाहिए, मेंसुरेशन ज्योमेट्री में भी काम आता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट जितना भी ट्रिपलेट्स है मैंने यहाँ पे दे दिया है, आपको एक बार रिवाइज कर लेने के लिए, पीडीएफ में आपको मिल ही जाएगा। तो देखिए यहाँ पे सेक ए की जगह पे आपका 17/8 है, ठीक है। कॉस ए क्या होता है, बेस बाई हाइपोटेन्यूज, और सेक का क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज बाई बेस, तो परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेन्यूज। इसको आप एक बार क्लियरली लिख लेंगे ना, तो आपको उतना सोचना नहीं पड़ेगा, आप इसको देखोगे और सीधा वैल्यू पुट कर दोगे। अच्छा, तो बेस है आपका कितना, बेस है आपका 8, हाइपोटेन्यूज है 17। ऐसे तो अभी आप फाइंड कर ही सकते हो, 17 स्क्वायर रूट ओवर 17 स्क्वायर माइनस 8 स्क्वायर, लेकिन आपको अगर ट्रिपलेट याद रहेगा तो तुरंत आप माइंड में आपका आ जाएगा कि वैल्यू क्या आएगा परपेंडिकुलर का। तो आप देख सकते हो 8, 15, 17, ठीक है, दिया गया है, तो ये हो जाएगा 15। देखिए कुछ ही गिने चुने ट्रिपलेट है, मतलब 15 के आसपास, जिसके ऊपर से क्वेश्चन बनता है, ठीक है। अब उससे भी अगर बाहर आ गया तो कैलकुलेशन तो आपका आता ही है, लेकिन ज़्यादातर केस में ये जो 12 लिखा गया है इसमें से ही आता है, ठीक है। तो 15, 8 और 17 हो गया। अब ठीक है, देखिए 34 इंटू साइन ए मतलब परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, तो 15/17, अच्छा, प्लस 15 कॉट ए मतलब बेस बाई हाइपोटेन्यूज, तो 8/15। नीचे देखिए 68 इंटू कॉस ए मतलब बेस बाई हाइपोटेन्यूज, तो 8/17, माइनस 16 इंटू टेन ए कितना, टेन ए हो जाएगा परपेंडिकुलर बाई बेस, तो 15/8, तो 8 दूनी 16, 17 4, 17 2 और 15 15 कट जाएगा। तो ऊपर कितना आ रहा है, ऊपर आ रहा है आपका 38 और नीचे आ रहा है कितना, 8 4 32 माइनस 30, तो 2, तो 19 हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर।
DI का पाई चार्ट से क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा सा ट्रिकी है। देखिए कैसे करते हैं। क्वेश्चन को पढ़ेंगे। क्वेश्चन में बोला जा रहा है इन व्हिच टू ग्रेड्स टेकन टुगेदर is the number of students 54 less than the number of students in grades B and E taken together। मतलब B और E पे जितना स्टूडेंट है उससे अगर 54 माइनस करेंगे तो ऐसा कौन सा दो ग्रेड में आएगा। क्लियर है बात, लॉजिक क्लियर है। अब देखिए बी और E दोनों का मिला के कितना आ रहा है, दोनों का मिला के आ रहा है 35%। देखिए हम लोग इंडिविजुअली फाइंड भी कर सकते हैं लेकिन क्या शॉर्ट में कैसे करेंगे सोचिए। देखिए तो 35% आ रहा है बी और ई को मिला के। अब 54 है लेस, तो 54 कितना परसेंटेज होता है, 54 होता है 1800 का, आप देख ही सकते हो 3%। ठीक है 3%। मतलब बी और ई का अगर 35 है तो इससे कम 3 कम 32, मतलब कौन सा दोनों ग्रेड को मिलाकर 32% आना चाहिए। ठीक है थोड़ा सा घुमा के क्वेश्चन को किया लेकिन शॉर्ट में किया, ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं आया हम लोगों का। तो 32% हम लोग को देखना है कौन सा दोनों को मिला के आएगा। आपको ऑप्शन चेक करना है सी और ई को मिलाएंगे तो 24 और 8 32 यहीं पे आ रहा है। ठीक है सी और डी को मिलाते हैं तो 24 और 11 कितना आ रहा है 35। बी और डी को अगर मिलाएंगे तो 27 और 11 38 आ रहा है। ए और ई को अगर मिलाएंगे तो 30 और 8 38 आ रहा है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। थोड़ा सा घुमा कर किए लेकिन लॉजिक आपका क्लियर रहना चाहिए। ठीक है आसान क्वेश्चन था। क्वेश्चन है आपका टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का, जो बोट एंड स्ट्रीम का कॉन्सेप्ट होता है वहां से क्वेश्चन को उठाया गया है। देखिए क्वेश्चन को देखिए। A boatman can row his boat in still water at a speed of 9 km/h। मतलब ये बोट का स्पीड दिया गया है। दोनों चीज़ों का स्पीड होता है, एक होता है बोट, दूसरा होता है स्ट्रीम और करंट का स्पीड। ठीक है तो यहाँ पे बोट का स्पीड दिया गया है। He can also row 44 km downstream and 35 km upstream in 9 hours। How much time will he take to row 33 km downstream and 28 किलोमीटर अपस्ट्रीम, ये आपको फाइंड करना है। देखिए पहली बात कि डाउनस्ट्रीम में जो पहला इक्वेशन होगा डाउनस्ट्रीम में 44, तो 44 बाई आपका बी प्लस सी, डाउनस्ट्रीम में बी प्लस सी है स्पीड, अपस्ट्रीम में बी माइनस सी। बी दिया गया है दैट विल बी 9 प्लस सी एंड आपका 35 किलोमीटर अपस्ट्रीम में है तो 9 माइनस सी हो जाएगा। दोनों मिलकर कितना घंटा पे ना 9 घंटा पे। आगे फाइंड क्या करना है ना 33 किलोमीटर आपका डाउनस्ट्रीम, तो 33 बाई होगा आपका 9 प्लस सी और इधर हो जाएगा 28 किलोमीटर अपस्ट्रीम, 28 बाई आपका 9 माइनस सी। इसको आपको फाइंड करना है। ठीक है देखिए इसका सॉल्यूशन करने के लिए आप ऑप्शन टेस्ट कर सकते हो, लेकिन बोट एंड स्ट्रीम का या बोट एंड करेंट का हर एक क्वेश्चन में ऑप्शन टेस्ट होगा नहीं। क्या पूछ रहा है उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है ऑप्शन टेस्ट होगा या नहीं होगा। क्लियर है बात। आपको यहाँ पे करंट का वैल्यू पता नहीं है, करंट का स्पीड का वैल्यू आपको पता नहीं है, तो अगर क्वेश्चन में ऐसा पूछता कि करंट का स्पीड का वैल्यू क्या होगा तब आप ऑप्शन टेस्ट कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे हम लोग ऑप्शन टेस्ट नहीं कर सकते हैं। अच्छा अब एक चीज देखिए, यहाँ पे मैंने पहले ही बोला है बोट एंड स्ट्रीम का जब आप क्वेश्चन कर रहे हो तो आप पूरा कैलकुलेशन करने की जो हैबिट है उसको छोड़ दो। ठीक है अब देखो कैसे हम लोग थोड़ा सा देख के फाइंड कर सकते हैं सी का वैल्यू। क्लियर है। देखिए एक चीज यहाँ पे 44 और 33 दोनों के नीचे क्या है डाउनस्ट्रीम का स्पीड, मतलब 9 प्लस सी, और 35 और 28 दोनों के नीचे क्या है ना अपस्ट्रीम का स्पीड 9 माइनस सी। अब एक चीज देखिए स्पीड आपका डाउनस्ट्रीम का ऐसा कुछ होना चाहिए, मतलब 9 प्लस सी का वैल्यू ऐसा होना चाहिए जिससे आपका 44 भी डिविजिबल हो, जिससे आपका 33 भी डिविजिबल हो। मतलब हम लोग बोल सकते हैं 9 प्लस सी का जो वैल्यू होगा दैट विल बी इक्वल टू समथिंग जो होगा आपका HCF ऑफ 44 एंड 33। क्लियर है बात। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि 9 प्लस सी का जो वैल्यू आएगा दैट विल बी इक्वल टू 11। ठीक है तो सी का वैल्यू क्या हो जाएगा, सी का वैल्यू हो जाएगा 2, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे ही आप देख सकते हो
जो 9 माइनस सी का वैल्यू होगा, ऐसे तो सी का वैल्यू आ गया, मैं बता रहा हूँ, 9 माइनस सी का जो वैल्यू होगा दैट विल बी HCF ऑफ 35 एंड 28। तो ये क्या हो जाएगा, 9 माइनस सी दैट विल बी इक्वल टू 7। ठीक है, तो यहाँ से भी सी का वैल्यू हो जाएगा आपका 2। देखिए बोट एंड स्ट्रिंग का जितना क्वेश्चन आएगा ज़्यादातर केस में ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि आपका जो टाइम आएगा वो पॉइंट में बहुत कम आता है, इंटीजर में आता है। ठीक है, तो दोनों को ऐड करके आप देख सकते हो 9 आया है इधर और इधर क्या होगा फाइंड करना है। ठीक है, तो ये वाला जो कॉन्सेप्ट है हर जगह तो एप्लीकेशन नहीं होगा, लेकिन 95% केस में एप्लीकेशन आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, तो 9 प्लस 2, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 33/11 और इधर क्या हो जाएगा ना 28 आपका 9 माइनस 2 7, तो 3 और इधर 4 तो 7। ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन है आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शन से, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, लगभग हर एक शिफ्ट में एक रहता है। देखते हैं, if P is the third proportional to 8 and 20 and Q is the fourth proportional to 3, 5, 24, then find the value of 2P plus Q। ठीक है, तो मेन बात यही है कि थर्ड प्रोपोर्शनल को कैसे निकाला जाता है और फोर्थ प्रोपोर्शनल को कैसे निकाला जाता है, ये अगर आपको पता है तो क्वेश्चन में कुछ भी है नहीं। देखिए मैंने बेसिक्स पहले ही लिख कर रखा है यहाँ पे, देख लो। एक 3 तरह का प्रोपोर्शनल आपको देखने को मिलेगा, एक है मीन और कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शनल, दूसरा है थर्ड प्रोपोर्शनल और तीसरा है फोर्थ प्रोपोर्शनल। तो मीन और कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शनल के लिए, जैसे मीन और कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शनल ऑफ ए एंड बी, तो आप क्या करो, x इजिकल टू रूट ओवर ए बी, सबसे आसान, कोई दिक्कत नहीं, कोई टेंशन नहीं। अगर आपको बोला जाता है थर्ड प्रोपोर्शनल ऑफ ए एंड बी, कैसे लिखा जाता है, a इज टू बी इज टू बी इज टू एक्स। क्लियर है बात। तो हम लोग x का वैल्यू जो थर्ड प्रोपोर्शनल है उसको कैसे फाइंड करते हैं, उसको फाइंड करते हैं b² a। अब जब फोर्थ प्रोपोर्शनल होगा तब a b c तीनों ही रहता है, तो a इज टू बी c इज टू एक्स, तो x का वैल्यू होता है bc/a। तो 3 फॉर्मूला रहता है, एक है जो मीन और कॉन्टिन्यूड के लिए, ये तो आपको याद ही रहेगा, x इजिकल टू रूट ओवर ए बी। थर्ड के लिए x इजिकल टू b²/a एंड फोर्थ प्रोपोर्शनल के लिए आपका रहेगा x इजिकल टू bc/a। ठीक है, कौन सा a है, कौन सा b है, कौन सा c है, कौन सा d है, ये आपको क्लियर रहना चाहिए। d तो है नहीं, d के जगह हम लोग x लिख लिए हैं। ठीक है, ये आपको क्लियर रहना चाहिए, तो तभी हम लोग डायरेक्टली फॉर्मूला पे अप्लाई कर पाएंगे। अब पहले हम लोग क्या करेंगे, p का वैल्यू फाइंड करेंगे। p क्या है, थर्ड प्रोपोर्शनल, तो ये अगर a है, ये अगर b है, तो p हो जाएगा b²/a, मतलब 20²/8। ये कितना हो जाएगा, 400/8 तो 50। Q जो है दैट विल बी bc/a, मतलब 5 × 24 है 3, तो 3 8 24 और इधर आ जाएगा 40। क्लियर है, ये है a, ये b, ये c, और जो फोर्थ प्रोपोर्शनल है उसको हम लोग फाइंड कर रहे हैं, दैट इज Q। फाइंड करना है आपको 2p प्लस Q, तो हो जाएगा आपका 2 × 50 प्लस आपका Q, तो 140 हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में, बस फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए, थर्ड प्रोपोर्शनल का क्या होता है, फोर्थ प्रोपोर्शनल का क्या होता है और मीन और कॉन्टिन्यूड का क्या होता है। क्वेश्चन है आपका प्रॉफिट एंड लॉस से। क्वेश्चन में बोला जा रहा है अ पर्सन सोल्ड एन आर्टिकल एट ए लॉस ऑफ 18%, had he sold it for ₹960 more he would have gained 12%। if the article is sold for ₹3840 then how much is the profit percentage। अच्छा, तो पहले बेचा 18% लॉस पे, फिर बेचा 12% प्रॉफिट पे, दोनों का डिफरेंस कितना है 960। तो हम लोग लिख सकते हैं 12% जो प्रॉफिट है माइनस ऑफ 18% लॉस, ये कितना हो जाएगा आपका 30%। तो ये जो 30% है इसका वैल्यू बराबर हो जाएगा 960 के बराबर। ठीक है, मतलब जब 18% लॉस हो रहा था उसमें अगर 960 ऐड कर रहे थे तो 12% प्रॉफिट हो रहा था। ठीक है, तो नेट जो चेंज है उसका वैल्यू हो जाएगा 960 के बराबर। तो आप देख सकते हो अगर 30% का वैल्यू 960 तो 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा ना 30 32, 3 × 32 कितना होता है 96, तो ये हो जाएगा आपका 3200। अब बोला जा रहा है कि अगर इसको 3840 में बेचेंगे तो कितना प्रॉफिट होगा, तो 640 रुपये प्रॉफिट होगा, दिख रहा है आपको,
3200 में, तो प्रॉफिट परसेंटेज कितना इंटू 100। अब सीधा देखिए, जीरो के बारे में हमको सोचना ही नहीं है, 32 दूनी 64, ठीक है। अगर ऑप्शन में 2 रहा, 20 रहा, 200 रहा, 2000 रहा, 20,000 रहा, तब आपको सोचना है। अगर सिर्फ 20 है, आपको दिख रहा है, तो सोचना ही नहीं है जीरो के बारे में, ठीक है। और ज़्यादातर केस में ऐसे ही होगा कैलकुलेशन, आपको जीरो के बारे में तभी सोचना है अगर आप ऑप्शन में उसको डिफरेंस फाइंड नहीं कर पा रहे हो तब, ठीक है। चलिए, ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन है आपका सिंप्लीफिकेशन से। देखिए, इस तरह का सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा होता है, ठीक है। स्टेबल माइंड में आपको करना पड़ेगा और आपको ये एश्योर करना है कि आप वन गो पे ही इसको सही कर दो, ठीक है। ऐसा ना हो पहले आपने एक बार सॉल्व किया, आपने देखा आंसर मैच नहीं किया, फिर से आपने सॉल्व किया, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्लियर है बात? अगर आपका कैलकुलेशन अच्छा है तो आप इसको पहले ही कर सकते हो, क्योंकि आसान है, बस बड़ा है और कुछ नहीं। अगर कैलकुलेशन के ऊपर उतना भरोसा नहीं है तो इसको लास्ट में करो। क्लियर है बात? देखिए, क्वेश्चन को हम लोग नहीं लिखेंगे, सीधा सॉल्व करते जाएंगे कॉपी में। 3 दूनी 6, 7/2 आ गया ऊपर, प्लस 5 3 15, 1 16 आ गया, 16/3 डिवाइड 4/3 इंटू 5 4 20, 21/4 माइनस 10 11/2। नीचे देखिए, 2 1 और यह 3/2 इंटू 3 1 3 और 2 5/3 माइनस 12 1 13/2। इसको कैसे लिखेंगे? डिवाइडेड बाई 7 है, इंटू 2 है, आप देख सकते हो, डिवाइडेड बाई 7 इंटू 2, तो इसको हम लोग सीधा लिखेंगे इंटू 2/7, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखिए, समझिए चीजों को, जब बीच में डिवाइड है तो कैसे करेंगे, हम इसको उल्टा करके नहीं लिखेंगे, सीधा 3 के साथ 16 जो है मल्टीप्लाई कर देंगे और 3 के साथ 4 मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर है बात? आगे देखिए कैसे करेंगे। तो क्या आ रहा है, 7/2 आ रहा है, प्लस 3 के साथ अगर 16 मल्टीप्लाई करेंगे तो 48, और इधर 4 अगर नीचे आएगा तो काटेगा 4 से, तो कितना आया 12, 12/3 कितना आया 4, और 4 इंटू 21/4, तो ये कितना आ जाएगा, सीधा हम लोग लिख सकते हैं 21 माइनस 11/2। और इधर देखिए 3 3 कट जाएगा, 5/2, ध्यान दीजिए 5/2 माइनस 13/2, तो माइनस 8/2, तो माइनस 4 आ जाएगा इधर, इंटू है 2/7। आगे देखिए, यहाँ है 7/2 माइनस 11/2, तो माइनस 4/2, मतलब माइनस 2 प्लस 21, तो कितना आया 19/4 इंटू है 2/7। तो आंसर कितना निकल के आ रहा है, 2 से अगर काटेंगे तो 2, तो माइनस 19/14। तो ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। देखिए, सिंप्लीफिकेशन का जो क्वेश्चन रहता है, क्वेश्चन आपका आसान रहता है, ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं रहता, लेकिन क्वेश्चन को आपको बहुत ही ठंडे दिमाग से करना है। हर एक चीज जो आप लिख रहे हो उसके ऊपर आपको पूरा ध्यान रहना चाहिए, और आपको ये एश्योर करना है कि एक ही गो में ये सही बन जाए। क्वेश्चन है आपका ट्रिगोनोमेट्री का हाइट एंड डिस्टेंस से, ठीक है, आसान क्वेश्चन रहता है, देखते हैं। अ काइट इज attached to a string. Find the length of the string when the height of the kite is 90 meter and the string makes an angle 30 degree with the ground. अच्छा, तो हाइट ऑफ द काइट कितना है, हाइट ऑफ द काइट है आपका 90, और स्ट्रिंग जो है आपका कितना बना रहा है एंगल ग्राउंड के साथ, स्ट्रिंग बना रहा है आपका 30, तो ये एंगल है आपका 30। क्लियर है बात? अब काइट जो है, काइट कहाँ पे है, यहाँ पे है आपका काइट। अच्छा, अब बोल दिया क्या है, ये काइट जो अटैच्ड है एक स्ट्रिंग के थ्रू, ठीक है। नॉर्मली तो कैसे रहता है, नॉर्मली रहता है कुछ ऐसे, है कि नहीं, लेकिन हम लोग यहाँ पे मान लेंगे कि ये स्ट्रेट लाइन है। क्लियर है बात? अच्छा, ये 30 है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 60। आपको पूछ क्या रहा है, फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। अच्छा, तो 30 के उल्टे तरफ अगर 90 है, तो 90 के उल्टे तरफ कितना हो जाएगा, 2 इंटू ए होता है, तो ये हो जाएगा 180 डिग्री। ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, ठीक है। बस एंगल का मामला है, ये क्लियर रहना चाहिए, मैंने पहले ही बोला है, और एक बार देख लीजिए।
ये जो डायग्राम है इसको देख लीजिए रिवाइज के लिए। 30 के उल्टे तरफ अगर ए होगा, 30 के उल्टे तरफ अगर ए होगा तो 60 के उल्टे तरफ √3a हो जाएगा और 90 के उल्टे तरफ 2a हो जाएगा। ठीक है, अच्छा इसी तरह 60 के उल्टे तरफ अगर √3a है तो 30 के उल्टे तरफ a हो जाएगा और 90 के उल्टे तरफ आपका 2a हो जाएगा। क्लियर है बात? अच्छा, और इसके साथ ही अगर 45 डिग्री है दोनों तरफ ही राइट एंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल, तो ये भी है, ये भी है, ये हो जाएगा √2a। ठीक है, ये रिजल्ट जो है तीनों ही केस में आपका डायरेक्ट याद रहना चाहिए। अगर रिजल्ट डायरेक्ट याद रहेगा तो क्वेश्चन बहुत ही जल्दी होगा। ये था आपका इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। इसके साथ ही इस लेक्चर को हम लोग यहीं पे एंड करेंगे। वीडियो के अंदर जितना भी क्वेश्चन है उसका क्वेश्चन एंड सॉल्यूशन दोनों ही आप लोग पीडीएफ के फॉर्मेट में टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हो एट फ्री ऑफ कॉस्ट। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से टेलीग्राम ग्रुप में जाकर आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। इसके साथ ही अगर किसी को लगता है कि किसी भी क्वेश्चन में इससे भी बेटर अप्रोच हो सकता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। इसके साथ ही हम लोग का टीम का जो मेल आईडी है रिवाइज properly@gmail.com, यहाँ पे भी आप लोग मेल भी कर सकते हैं। अगर आपका कोई पर्टिकुलर सजेशन भी है तो भी आप लोग मेल कर सकते हैं। क्लियर है? अब क्वेश्चन आता है कि कैसे हम लोग वीडियोस को अपने काम में लें, अच्छे से यूटिलाइज करें, कैसे हम लोग वीडियो से प्रैक्टिस करें। ठीक है, ये भी थोड़ा सा समझ लीजिए। देखिए ये सब बहुत बेसिक सा चीज़ है, लेकिन बहुत लोगों का क्या होता है कि पूरा प्रॉपर आइडिया नहीं रहता है तो थोड़ा सा वो लोग भटक जाता है। ठीक है, चीज़ों को करता है लेकिन प्रोसेस जो होता है थोड़ा सा सही नहीं रहता। तो प्रैक्टिस कैसे करना है समझ लीजिए। आपने वीडियो को स्टार्ट किया, वीडियो को स्टार्ट करने के बाद क्वेश्चन को देखते ही आपको पॉज कर लेना है। पॉज करके आपको क्वेश्चन को सॉल्यूशन करना है। ठीक है, हो सकता है कि आपका अप्रोच बेटर ना हो सकता है आपको टाइम ज़्यादा लगे लेकिन किसी भी तरह आपको आंसर तक पहुंचना है। इसके बाद आपको वीडियो को देखना है। अगर आपने देखा कि अप्रोच कुछ बेटर है आपसे तो आप सीख लीजिए अप्रोच को अच्छे से, क्या किया गया है समझ लीजिए। ठीक है, अगर देखा कि सही अप्रोच है आपका भी और वीडियो का भी, तब आप आगे बढ़ जाइए। ठीक है, ये पॉज वाला बात बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हर एक क्वेश्चन में आपको पॉज करके ज़रूर से ज़रूर खुद से खुद आपको पहले ट्राई करना ही है, तभी आपको ये प्रैक्टिस काम में आएगा। क्लियर हुआ बात? ओके, नेक्स्ट देखिए, जितना क्वेश्चन है उसका आपने पहली बार वीडियो के साथ प्रैक्टिस तो किया, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसा होगा जहाँ पे क्वेश्चन जो है एक ही फ्लो पे आपका नहीं बनेगा। अब ये जो फ्लो टूट रहा है ये किसी भी तरह से हो सकता है कि आपको क्वेश्चन नहीं बने आपसे, हो सकता है क्वेश्चन को आपने मिसरीड किया, आपको सॉल्व करने में ज़्यादा टाइम लग गया, हो सकता है आपको कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ। ठीक है, किसी भी तरह का फ्लो टूटने वाला अगर बात हुआ मतलब क्वेश्चन मेरा पहला फ्लो में नहीं बना, अगर ऐसा हुआ तो तुरंत आपको उस क्वेश्चन को मार्क कर लेना है और एटलीस्ट 1 वीक का गैप देना है। गैप देने के बाद उस क्वेश्चन को रिवाइज करना है। आप देख ही रहे हो चैनल का नाम भी है रिवाइज, इसीलिए चैनल का नाम रिवाइज रखा गया है, सो दैट जब भी आप चैनल का कुछ भी देखो, चैनल से जुड़े रहो, तो आपको हमेशा ये दिमाग में आना चाहिए कि मुझे इस चीज़ को रिवाइज करना है जो मैंने पहले पढ़ा है। हो सकता है वो मैथ हो सकता है वो जीके हो सकता है करंट अफेयर्स हो। क्लियर है बात? अब आपको रिवाइज, जितना क्वेश्चन आपका अटक गया या पहला फ्लो में नहीं बना, आपको उसको उतना बार रिवाइज करना है जब तक वो आपका पहला फ्लो में नहीं बन रहा है। अब यहाँ पे भी बात आता है, ये जो कितना बार रिवाइज करना है ये डिपेंड करेगा आपके ऊपर। हो सकता है आपके लिए वो 2 हो, किसी और के लिए वो 4 हो, या किसी और के लिए वो एक ही बार हो। ठीक है, लेकिन जब तक वो पहला फ्लो में नहीं बन रहा है, 1 वीक का गैप भी देना है, इंपॉर्टेंट है ये। जब तक 1 वीक के गैप में वो पहला फ्लो में नहीं बन रहा है तब तक आपको उसको रिवाइज करना है। क्लियर है बात? खुश रहिए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए और फिलहाल अभी ज़्यादा टेंशन मत लीजिए, मेहनत करते रहिए एंड सही टाइम का वेट कीजिए। थैंक यू।